आपसे मुलाकात हुई वाईसीटी के माध्यम से। कल के दिन हमने बिल्डिंग मटेरियल में रॉक एंड स्टोन पढ़ा था, उसके बारे में जाना था, कैसे-कैसे हमारी प्राकृतिक कैसे-कैसे चीज़ों को बदलती है, उलट-फेर करती है। पूरे मतलब जितने भी जियोलॉजिकल चीज़ें होती हैं, उनके बारे में हम जाने थे कि रॉक से हम स्टोन किस प्रकार से प्राप्त करते-करते, ड्रेसिंग और फिनिशिंग करते-करते हम अपने यूज़ में लेके आते हैं। उसके बाद हम आज स्टार्ट करेंगे ब्रिक। तो ब्रिक क्या होता है? कितना इम्पोर्टेंस होता है हमारे सिविल इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन वर्क में? उसके बाद उस ब्रिक को बनाने के लिए कौन-कौन से सॉइल हमारे लिए उपयोगी हैं, उन सॉइल में कौन-कौन से इंग्रेडिएंट्स हमारे लिए उपयोगी हैं, उनको जानेंगे। उसके बाद धीरे-धीरे हम उसको क्या करते हैं, मोल्ड करते हैं, फिर बर्निंग करते हैं, फिर उसके टेस्टिंग करते हैं, उसके बाद हम अपने यूज़ में लेते हैं, कितने क्लासिफिकेशन होते हैं, ये सब सारी चीज़ें हम किसमें पढ़ेंगे? ब्रिक के अंतर्गत पढ़ेंगे। तो बहुत ही आराम से, बहुत ही साधारण शब्दों में, बहुत ही नॉर्मल ढंग से हम आपको यहाँ ब्रेक के बारे में डिफाइन करेंगे, समझाएँगे। तो आप बिल्कुल ही शांतिपूर्वक ध्यान से सिर्फ़ हमारी बातों को सुनिएगा, क्योंकि ये ब्रेक चैप्टर ऐसा है जो आपको जानना भी आवश्यक है और जानने के साथ-साथ आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए भी बहुत ही ज़रूरी है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। उससे स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ हम आपको बता देते हैं कि ये जैसे सारी चीज़ें कैसे डिफाइन की गई हैं, कैसे सारी चीज़ों को बनाया गया है, तो हम आपको एक बार बताए थे कि स्टार्टिंग करते समय कि जब भी ये बिल्डिंग मटेरियल बनाया गया तो कैसे स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ों को रखा गया है। तो सबसे पहले जब हमारे यहाँ जब बिल्डिंग बनती थी कई सौ वर्षों के पहले, तो हम क्या करते थे, पहले फाउंडेशन को खुदाई करते थे। फाउंडेशन खुदाई करने के बाद जब हमारे पास ब्रिक वगैरह नहीं था तो हम क्या यूज़ करते थे, रॉक एंड स्टोन यूज़ करते थे। तो पहले हमने क्या पढ़ा था, रॉक एंड स्टोन पढ़ा था, ठीक है। फिर उसके बाद सेकंड चीज़ है, जब भी हम फाउंडेशन से ऊपर आते हैं, जब नींव से ऊपर आते हैं तो क्या हमें ब्रिक क्या हम लगाते हैं, ब्रिक्स लगाते हैं। ब्रिक्स को अब जोड़ने के लिए क्या यूज होती थी, पहले समय में लाइम यूज होता था, ठीक है। अब लाइम के बाद क्या आ गया, सीमेंट आ गया। क्या आ गया, सीमेंट आ गया। देखिए कितना अच्छे से डिफाइन किया है, मतलब नीचे से जैसे जैसे हम ऊपर चलते चले गए, जैसे जैसे ऊपर चलते चले गए, बिल्डिंग बनाते चले गए, वैसे वैसे हमारी चीजें, ये यूनिट भी बनती चली गई। इसको समझते चलेंगे आराम से कितना सीमेंट के बाद पांचवा यूनिट आता है, टिम्बर आता है। टिम्बर के डोर होते हैं, विंडो होते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद ग्लास पढ़ेंगे, ठीक है, ग्लास है। फिर उसके बाद प्लास्टिक पढ़ेंगे, ठीक। फिर 8 नंबर पेंट पढ़ेंगे, है कि नहीं। कितना आराम से सारी चीजें हैं, पेंट। फिर उसके बाद मिसलेनियस जो हमारे टॉपिक होते हैं, उन सब सारी चीजों को हम जानेंगे, ठीक। आइए, तो हम स्टार्ट करते हैं। रॉक एंड स्टोन कर चुके थे, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे ब्रिक। अच्छा, ब्रिक क्या होता है इसके बारे में हम जान लेते हैं, कुछ इसके इतिहास, कुछ सारी चीजें क्या होती हैं। आइए, ब्रिक एक प्रकार, जैसे सिविल इंजीनियरिंग में हमारा सबसे महत्वपूर्ण ये हमारा मटेरियल है, ठीक है। ब्रिक कह सकते हैं कि जो सॉइल से हम प्राप्त करते हैं, जिस सॉइल से हम प्राप्त हर हर प्रकार की सॉइल को तो हम ब्रिक बनाने के लिए यूज नहीं कर सकते। तो हम कौन से सॉइल को जानेंगे कि ये अच्छी है या खराब है। तो हम क्या करते हैं कि जैसे कहीं पे जो हमारी साइड है, जहां से हमें सॉइल लेना है, उसके लिए हम क्या करते हैं कि पहले वहां पे कई जगह पे गड्ढा क्या करते हैं, गड्ढा कर देते हैं कुछ गहराई तक। उसमें हम पानी डाल देते हैं। पानी को मतलब 24 घंटे बाद हम जाके देखते हैं कि अगर वो पानी सोख लिया है, सोखने के बाद अगर उसमें व्हाइट व्हाइट धब्बे पड़ गए हैं या उसमें व्हाइट सी झिल्ली आ गई है, मतलब उसमें एल्यूमिना या इफ्लोरेंसेस की गुण है, इसलिए उसको हम यूज नहीं करेंगे, ठीक है। अच्छा, ये तो दूसरा हम कैसे साइट सिलेक्शन करते हैं। साइट सिलेक्शन हमारा वो होना चाहिए जहां पे हमारी अनेकों मात्रा में हमें सॉइल आराम से मिल जाए। ये नहीं कि जैसे हम आज थोड़ा सा किए, उसके बाद वहां की सॉइल क्या है, सही नहीं है, तो फिर दूसरे जगह साइड पे करें, तो ये टाइम बर्बाद है और पैसे का इन्वेस्ट है, ठीक है। दूसरा, वहां पे ट्रांसपोर्ट आ जा सके,
वहां पे लेबर आराम से मिल सके, इन सब चीजों से हम क्या करते हैं, साइट का सिलेक्शन करते हैं। अच्छा, ये सब सारी चीजें मिल जाती हैं तो उसमें फिर देखते हैं कि इंग्रेडिएंट्स कौन कौन से हैं, क्या इंपॉर्टेंस रखता है हमारा इंग्रेडिएंट्स। ठीक है, इंग्रेडिएंट्स में सबसे पहला आता है सिलिका। कौन सा आता है? सिलिका। सिलिका में ये कह रहा है मेन इंग्रेडिएंट्स, इसमें जो मात्रा होता है 50 to 60% होता है। प्रॉपर्टीज इसकी क्या होती है? इम्पार्ट स्ट्रेंथ एंड ड्यूरेबिलिटी। ये हमें क्या देता है? सिलिका हमें क्या देता है? ब्रिक में स्ट्रेंथ को प्रोवाइड करता है और उसके ड्यूरेबिलिटी को करता है। और क्या देता है? प्रिवेंट करता है, बचाव करता है। किससे? श्रिंकेज से, क्रैकिंग से और रैपिंग से। श्रिंकेज आप पढ़े होंगे ना, श्रिंकेज का मतलब होता है कि उसमें जो छिद्र, वाइड, ठीक है, वाइड्स जो आ जाते हैं वो श्रिंकेज है। क्रैकिंग, जैसे देखे होगे कि ये हमारा अगर ब्रिक है, ये अगर हमारा ब्रिक है तो इसमें क्या हो, ब्रेकेज ना आ जाए, ठीक है, वो क्रैकिंग कहलाता है। रैपिंग क्या होता है कि ब्रिक क्या होता है, अपने शेप से हट जाता है। क्या होता है? अपने शेप से हट जाता है और वो क्या करता है, कर्व के नुमा पकड़ लेता है, तो उससे भी क्या करता है, बचाव करता है। क्या? सिलिका। रिटेनिंग इट यूनिफॉर्म शेप एंड मेक शार्प एज ऑफ द ब्रिक। यह हमें रिटेन करता है यूनिफॉर्म शेप में और शार्प एज देने के लिए। ठीक है, शार्प एज मतलब उसका जो शेप हो अच्छी प्रकार से हो। ठीक, अगर ये मात्रा इसकी एक्सेस हो जाए, ज्यादा हो जाए, तो वो क्या होता है, ब्रिटल एंड वीक ऑन बर्निंग। ठीक है, बर्निंग के समय में वो क्या होता है, ब्रिटल हो जाता है और वीक हो जाता है और इसकी डिसइंटीग्रेशन ऑफ द कार्नर। ठीक है, ड्यू टू लॉस ऑफ कोहेशन, जो ससंजन। अच्छा, कोहेशन और कोहेशनलेस ये सब जानते हो कि नहीं? कोहेशन का मतलब होता है ससंजन, जिसके पार्टिकल पास पास होते हैं और आप आपस में क्या होते हैं, मिले रहते हैं। कोहेशनलेस, जिसके पार्टिकल्स बड़े होते हैं और दूर दूर होते हैं। तो ये क्या कहता है, अपने कोहेशन को जब ये क्या करेगा, लॉस कर देगा, तो लॉस करने के बाद इनके जो पार्टिकल होंगे वो क्या हो जाएंगे, दूर दूर होंगे। दूर दूर हो गए तो वीक हो जाएंगे। ठीक है, वीक होने के बाद क्या हो जाएगा, ब्रिटल हो जाएगा। ध्यान से सुनिएगा, जैसे कहता है यूनिट, कहते हैं कि यूनिटी इज स्ट्रेंथ। एक साथ रहोगे तो मजबूती रहेगी, ठीक है, लेकिन एक साथ अगर नहीं रहोगे तो, जब ग्रुप वाइज, ग्रुप में मतलब ग्रुप में रहोगे तो मजबूत रहोगे, अगर सिंगल सिंगल रहोगे तो कमजोर। वही चीज है, जब कोहेशन हुआ, जब कोहेशन हम खो देते हैं तो उनके जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं, दूर दूर हो जाते हैं। दूर दूर होने के बाद डिसइंटीग्रेट, डिसइंटीग्रेट होता है तो वीक हो जाता है, वीक होने के बाद ब्रिटल हो जाता है। ठीक है, एल्यूमिना 20 to 30% होता है। इंट्रोड्यूस बाइंडिंग प्रॉपर्टी एंड इम्पार्ट ऑफ प्लास्टिसिटी। ये क्या कहता है, इसके बाइंडिंग प्रॉपर्टी को और प्लास्टिसिटी को क्या करता है, बांधे रख। प्लास्टिसिटी क्या होता है, सुघट्य। सुघट्य का मतलब होता है कि कोई भी चीज को, कई सारे इंग्रेडिएंट्स को एक चीजों में बांधे हुए रखते हैं, तो जिसको हम क्या कहते हैं, प्लास्टिसिटी कहते हैं। ठीक है, अगर ये चीजें एक्सेस हो गई, ये क्या हुआ, एल्यूमिना अगर एक्सेस हो गया तो उसमें क्या कहता है, इंक्रीज श्रिंकेज एंड रैपिंग ऑफ ब्रिक ड्यूरिंग ड्राइंग एंड बर्निंग। रैपिंग का मतलब अभी आप बताया आपको, ठीक है, तो ये क्या कहता है, रैपिंग और श्रिंकेज क्या होता है, बढ़ जाता है। कब? ड्यूरिंग ड्राइंग के समय और बर्निंग के समय में। क्रैक डेवलप ऑन द सरफेस एंड कॉर्नर डिफॉर्म। ठीक है, फिर इसके बाद लाइम आता है। लाइम का क्या काम है, यूज्ड एज फ्लक्स एंड reduce the shrinkage on drying, reduce melting point। ठीक है, causes silica in clay to melt on burning and thus help to bind it। लाइम, यह एक प्रकार का फ्लक्स का काम करता है। फ्लक्स एक प्रकार से कह सकते हैं कि जब, फ्लक्स कह सकते हैं कि जब इंग्रेडिएंट्स, जो भी हमारे इंग्रेडिएंट्स है उसमें अगर लाइम की मात्रा है, तो जब उसे बर्निंग करते हैं, जब उसे हम क्या करते हैं, पकाते हैं, तो पकाने के समय में लाइम क्या होता है, अनबुझा रहता है। अनबुझे से वो क्या होता है, बुझा चूना बनने लगता है। जब बुझा चूना बनने लगता है तो वो क्या करता है, पिघलता है। जब पिघलता है तो जो भी सारी चीजें होती हैं उसको क्या करता है, आपस में बांध लेता है और पूरा का पूरा एक थिन प्लास्टिक, प्लास्टिक टाइप से लेयर बना लेता है। ठीक है, वो हमारा क्या काम कर, लाइम ये काम करता है। ठीक है, फिर उसके बाद अगर ये चीजें ज्यादा हो गई, ब्रिक क्या हो गया, ज्यादा हो गया, तो ओवरबर्न एंड लॉसेज इट शेप। ये ज्यादा पक जाएगा और ये अपने शेप को क्या करेगा, लॉस कर देगा। ठीक है, इसकी मात्रा कितना होता है, 10% होता है।
आयरन ऑक्साइड सीधी से ध्यान रखिएगा कि यह स्ट्रेंथ, सॉरी, यह क्या करता है, प्रोवाइड चेरी रेड कलर, कौन सा, चेरी रेड कलर प्रोवाइड करता है, और स्ट्रेंथ हार्डनेस भी प्रोवाइड करता है। अगर ये चीजें ज्यादा हो गई तो प्रोवाइड डार्क ब्लू और ब्लैकिश कलर हो गया। मैग्नीशिया क्या होता है, 1% से कम होता है, लेकिन यह क्या करता है, येलो कलर और प्रिवेंट श्रिंकेज को प्रिवेंट करता है, ठीक है। अगर ये ज्यादा हो गया तो डीके ऑफ ब्रिक एंड गिव येलोइश कलर, ठीक है। आइए, लिक्विड लिमिट ऑफ ब्रिक अर्थ कह रहा है कि नोट में कि जो हमारा लिक्विड लिमिट होता है वो कितना होना चाहिए, ब्रिक अर्थ में कितना होना चाहिए, 25 to 38%। प्लास्टिसिटी इंडेक्स क्या होता है, 7 to 13%। ओके, हार्मफुल सब्सटेंस इन ब्रिक अर्थ, जो हमारा ब्रिक का अर्थ होता है उसमें क्या क्या चीजें हार्मफुल होती हैं, ठीक है, कौन सी चीजें हमें नुकसान पहुंचाती हैं। तो जैसे देखा, अभी आपको बताया लाइम स्टोन और लम्स। लाइम स्टोन के बारे में हमने पढ़ा था कि वो क्या होता है, अनबुझे चूने से बुझा चूना हो जाता है, ठीक है। अनबुझे चूने से बुझा चूना जब होता है तो अगर उसमें हमारा, जब ये बुझा चूना होगा, जब ये क्या होता है, बुझ जाता है, तो देखते हो कि जब हम चूने को लाते हैं, देखे होगे कि घर पे जब चूने को पानी में डालते हैं तो वो उसके क्या करता है, एक्सपेंड करता है। जब एक्सपेंड करेगा तो वो अपने आप डिसइंटीग्रेट हो जाएगा, क्या होगा, डिसइंटीग्रेट हो जाएगा, ये ब्रिक क्या होते हैं, टूट जाएंगे। अच्छा, ग्रेवल और कंकड़, जब हमारी मिट्टी में ग्रेवल हो या हमें कंकड़ पत्थर ये सब सारी चीजें होती हैं, तो अगर हमने बनाया ये ब्रिक, हमें चाहिए इस शेप का, और हम क्या करते हैं, ऊपर से पैलेट बोर्ड से, अरे हाँ, ऊपर से स्टैक बोर्ड से हम क्या करते हैं, इसको जब साफ करते हैं या एक बराबर लेयर करते हैं, और यहीं पे क्या आ गया आपका, कंकड़ आ गया, तो क्या ये जहां से चाहेंगे वहां से टूटेगा, अब यहाँ की भी मिट्टी यहाँ से निकल जाएगी, तो ये नुकसान है हमारे, ठीक है। फिर एल्कलाइज, ठीक है, ऑर्गेनिक मैटर वेजिटेबल और एल्कलाइज क्या होता है, ये एफ्लोरेंसेस का नाम सुने होंगे। एफ्लोरेंसेस एक प्रकार का जो हम ब्रिक बनाते हैं, तो आप व्हाइट व्हाइट धब्बे देखे होंगे कि व्हाइट व्हाइट धब्बे पड़ जाते हैं, वो एल्कलाइज के ही कारण होते हैं, ठीक है। ऑर्गेनिक मैटर में वेजिटेबल रूट्स। अच्छा, अब ये बताइए कि अगर हमारे मिट्टी में रूट्स आ जाएं या वेजिटेबल के कुछ पार्ट आ जाएं या बहुत कुछ छोटे छोटे टुकड़े आ जाएं ऑर्गेनिक मैटर के, ठीक है, और उस वो तो अच्छी प्रकार से मान लीजिए वो अंदर है और ऊपर से कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, वो मिट्टी ब्रिक के जो ब्रिक हमने बनाया उसके अंदर था, और उसको जब हम क्या किए, भट्ठे में लेके गए किल में और पकाया, तो अंदर जो जड़ थी वो क्या हुआ, जल गई, ठीक है। जलने के बाद उस जगह पे जगह बन जाएगा, उस जगह पे एरिया खाली होगा, तो वहां पे एयर वाइट्स आएंगे। जब एयर वाइट्स आएंगे, जब एयर वाइट्स आएंगे हमारे, ठीक है, तो वहां पे मॉइस्चर भी होगा, मतलब वाटर एब्जॉर्प्शन ज्यादा होगा। जब वाटर एब्जॉर्प्शन ज्यादा होगा तो वो ब्रिक हमारे लिए उपयोगी नहीं होगी। तो ये सारी चीजें हमें हमारे ब्रिक अर्थ में हानि पहुंचाती हैं, इसलिए ये सारी चीजें हमें नहीं होनी चाहिए हमारे ब्रिक अर्थ में, ठीक है। नोट, एज पर द ब्यूरो ऑफ इंडियन, बीआईएस के माध्यम से बीआईएस ने क्या किया है, 11 क्लासेस ब्रेक के क्या किए हैं, 11 क्लासेस क्लासिफाई किया है, ठीक है, मिनिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ पे। अच्छा, अब हम समझते हैं कि कैसे कैसे हम मैन्युफैक्चर करते हैं ब्रिक को हम कैसे कैसे मैन्युफैक्चर करते हैं। जैसे हम आपको बताए थे कि पहले साइट सिलेक्शन करते हैं, साइट सिलेक्शन के लिए इतनी सारी चीजें हम कहाँ पे कौन सी चीजें, कौन सी सॉइल जरूरत है, ये सब सारी चीजें हमने पढ़ा था। साइट सिलेक्शन में बताया था आपको कि कहीं जाएंगे, मिट्टी में कुछ कई जगह गड्ढे कर देंगे, और उसमें हम क्या करेंगे, वाटर फिल कर देंगे। वाटर जब ये सोख लेता है तो यहीं अगर देखेंगे कि व्हाइट झिल्ली देखे होगे कई जगह पड़ा होगा, या तो व्हाइट व्हाइट धब्बे पड़ गए होंगे, तो ये मिट्टी क्या है, सही नहीं है। और वहां पे मिट्टी का जो भी मात्रा होना चाहिए मैक्सिमम क्वांटिटी में होना चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन सही होना चाहिए आने जाने का, वहां लेबर मिल जानी चाहिए आराम से, ये सारी चीजें हम किस में करते हैं, साइट सिलेक्शन में करते हैं, ठीक है।
मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ब्रिक में ये सब सारी चीजें पढ़े। फिर सेकेंड स्टेप पे हम आते हैं, द प्रिपरेशन ऑफ ब्रिक अर्थ। हम ब्रिक अर्थ को कैसे बनाते हैं, ठीक। अच्छा, इनसे पहले एक चीजें आपको शॉर्टकट की हम बता देते हैं, इनको हम कैसे याद रखेंगे उसको ध्यान में रखिएगा। जैसे सलीम, क्या याद रखिएगा, सलीम, ठीक है। सिलिका, एल्यूमिना, लाइम, आयरन ऑक्साइड और मैग्नीशिया, ठीक है, दिखाई दे रहा होगा। ओके, सिलिका की मात्रा 50 to 60%, ठीक। एल्यूमिना की मात्रा 20 to 30%, लाइम 10%, आयरन ऑक्साइड 7%, मैग्नीशिया 8%। तो इनको आप आराम से याद रख सकते हैं, ठीक है। सिलिका, एल्यूमिना, लाइम, आयरन ऑक्साइड और मैग्नीशिया, ओके। चलिए, अब हम कहाँ थे, ये प्रिपरेशन ऑफ ब्रिक पे। प्रिपरेशन ऑफ ब्रिक जब हम करते हैं तो अनसॉइलिंग करते हैं। क्या करते हैं, अनसॉइलिंग करते हैं। अनसॉइलिंग का मतलब ये होता है कि जो ब्रिक है, ब्रिक के ऊपर से जो भी हमारी साइट है, जो भी हमारी साइट है उसके ऊपर से कुछ नीचे तक, कितना नीचे तक, 20 to 30 सेंटीमीटर नीचे तक हम क्या करते हैं, मिट्टी को हटा देते हैं। वो क्यों हटाते हैं, क्योंकि वो मिट्टी एक्चुअल वहां की परमानेंट मिट्टी नहीं थी, कहीं से आई होगी, वहां उसमें घास फूस मिले होंगे, कंकड़ पत्थर होंगे, इन सब सारी चीजों की वजह से वहां की मिट्टी को हम क्या करते हैं, हटा देते हैं। हटाने के बाद हम डिगिंग करते हैं, ठीक है, खुदाई करते हैं। खुदाई के बाद उसको हम क्या करते हैं, कुछ समय के लिए हम वैसे ही छोड़ देते हैं। छोड़ने के बाद ब्लेंडिंग करते हैं। ब्लेंडिंग का मतलब ये होता है कि अगर उस मिट्टी में कोई इंग्रेडिएंट्स की संख्या कम है तो वहां पे दूसरे इंग्रेडिएंट्स को, अरे जिसमें ऐसी मिट्टी हम खोजेंगे जिसमें पहली वाली मिट्टी में जो इंग्रेडिएंट्स कम था और इस वाली मिट्टी में क्या इंग्रेडिएंट्स ज्यादा है, इसको हम क्या करते हैं, मिला देते हैं, ठीक है। एक मात्रा जितनी होनी चाहिए। फिर उसके बाद टेम्परिंग करते हैं, रीडिंग करते हैं। रीडिंग का मतलब गूंथना, ठीक है। फिर उसके बाद आते हैं मोल्डिंग करते हैं। मोल्डिंग के लिए हैंड मोल्डिंग, मशीन मोल्डिंग, ठीक है। ड्राइंग करते हैं, सुखाते हैं, नेचुरल ड्राइंग और आर्टिफिशियल ड्राइंग। अब इनको हम अनसॉइलिंग क्या होती है, डिगिंग क्या होती है, ये अब सब सारी चीजें आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे। फिर बर्निंग होता है पांचवा। फिर से देखिए क्या हुआ है। पहले हम क्या देखें, साइट सिलेक्शन, क्या देखें, साइट सिलेक्शन, ठीक है। दूसरा प्रिपरेशन ऑफ ब्रिक, क्या हुआ, प्रिपरेशन ऑफ ब्रिक। प्रिपरेशन ऑफ ब्रिक के लिए हमने अनसॉइलिंग ये सब सारी चीजें पढ़ा था, अनसॉइलिंग है, डिगिंग है, ये सब। फिर उसके बाद मोल्डिंग है, ठीक। तीसरा क्या था, मोल्डिंग है। जब मोल्ड किया फिर सुखाए। चौथा क्या है, ड्राइंग है, क्या है, ड्राइंग है। पांचवा क्या है, बर्निंग है, ठीक है। एस पी एम डी बी, याद करो, एस पी एम डी और बी, एस पी एम डी बी, एस पी एम डी बी। और उसको जब ब्रिक को पढ़े थे वो क्या था, सलीम, कितना नॉर्मल। और इतनी सारी चीजें जो बताए मत याद करो, ये याद करो, ये याद करो, ये है इंग्रेडिएंट्स, इनकी मात्रा, ये याद कर लो, ठीक है। बाद में आप एक बार पढ़ लीजिएगा कि सिलिका क्या काम करता है और एक्सेस, क्योंकि वो भी पूछता है, लेकिन याद करने का तरीका ये। एसपीएमडीबी क्या है, साइट सिलेक्शन, प्रिपरेशन ऑफ ब्रिक, मैन्युफैक्चरिंग, ड्राइंग ऑफ ब्रिक और बर्निंग ऑफ ब्रिक, ओके, ठीक। अब देखो क्या कहें, जितना हम बताए थे अनस्वाइलिंग, वो क्या करता है, प्रोसेस ऑफ रिमूविंग 20 to 30 सेंटीमीटर थिक द टॉप लेयर ऑफ द अर्थ विच कंटेंट स्टोन, कंकर, रूट्स एंड ऑर्गेनिक सब्सटेंसेज इज टर्म्ड अनस्वाइलिंग। समझ गए कि हम क्या करते हैं, ब्रिक अर्थ के कुछ सेंटीमीटर नीचे तक हम उसको क्या करते हैं, हटा देते हैं, जिसमें क्या मिला रहता है, ऑर्गेनिक सब्सटेंसेज होते हैं, कंकड़ पत्थर, इन सब सारी चीजों को। डिगिंग, डिगिंग होता है कि प्रोसेस ऑफ एग्जीवेशन, ठीक है, ऑफ सॉइल मास आफ्टर अनसॉइलिंग इज कॉल्ड डिगिंग। खुदाई, डिगिंग का मतलब खुदाई होता है, ठीक है। तो डिगिंग ऑपरेशन शुड बी डन बिफोर रेन सीजन, रेन सीजन से पहले करना चाहिए, ठीक है। फिर वेदरिंग क्या होता है, वेदरिंग
हमने बताया था कि जब भी हम खुदाई कर लेते हैं तो कुछ समय के लिए हम क्या करते हैं, उसको खुले एरिया में हम छोड़ देते हैं, ठीक है। ये देखो, वेदर फॉर सम पीरियड्स ड्यू टू विच इट वुड अचीव ए गुड प्लास्टिसिटी। क्यों छोड़ देते हैं? क्योंकि उसमें एक गुड प्लास्टिसिटी के गुण आ जाए, ठीक है। ब्लेंडिंग क्या होता है? ब्लेंडिंग क्या है ना, मिक्सिंग इंग्रेडिएंट विच इज नॉट प्रेजेंट इन sufficient quantity in brick earth to obtain uniform mixture is called blending, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ ब्लेंडिंग शुड बी डन एट द टाइम ऑफ वेदरिंग। वेदरिंग के समय हम इसको क्या करते हैं, डन कर लेते हैं। और वेदरिंग क्या होता है कि जब हम डिगिंग करते हैं, डिगिंग करने के बाद हम उसको कुछ समय के लिए जब खुले एटमॉस्फेयर में छोड़ देते हैं, उसी समय हमें कौन सा काम कर लेना चाहिए, ब्लेंडिंग का कार्य कर लेना चाहिए। और ब्लेंडिंग हम आपको बताए थे कि जब पहले मिट्टी में जो इंग्रेडिएंट्स नहीं है उसे दूसरे मिट्टी के सैंपल में हमें देखना चाहिए। अगर उसमें इंग्रेडिएंट्स वो ज्यादा है तो उसको हम क्या करते हैं, एक साथ मिला देते हैं, ठीक है। ये होता है ब्लेंडिंग। ब्लेंडिंग के बाद टेम्परिंग आता है। तो टेम्परिंग, वाटर इज एडेड, कितना हम वाटर मिलाएंगे सॉइल में उसको हम क्या कहते हैं, टेम्परिंग कहते हैं, ठीक है। ये एक प्रकार का क्नीडिंग ही प्रोसीड है, ठीक है। कितना वाटर मिलाते हैं, तो अगर माइल्ड प्लास्टिसिटी सॉइल है उसके लिए 25 से 30% हम क्या करते हैं, पानी को मिलाते हैं। ये भी ध्यान रखिएगा इसमें। वो अगर माइल्ड प्लास्टिसिटी सॉइल में हम 25 से 30% ऑफ वाटर ऐड कर देते हैं, ठीक है। क्नीडिंग ऑफ पगिंग। क्नीडिंग होता है कि गूंथना या पगिंग। जब पगिंग कब बोलेंगे, जब हम एक पगिंग पग मिल, एक आगे आपको हम फिगर दिखाते हैं पग मिल क्या होता है। जब हम पग मिल के द्वारा पग मिल के पग मिल के हेल्प से जब हम मिट्टी को प्रिपेयर करते हैं, गूंथते हैं, तो उसे पगिंग बोलेंगे। और जब हम हाथ से गूंथते हैं, जैसे आटा वगैरह देखते हो ना, पानी डाल के उसे गूंथते हैं, तो वो क्या कहलाता है, क्नीडिंग कहलाता है। तो pug mill is used to prepare preparation of brick or it called pugging or kneading. For manufacturing good brick, tempering is done in pug mill. The operation is called pugging. ठीक? The process of mixing water, clay, and other ingredients to make brick is called kneading. बोला ना, टेम्परिंग पग मिल के माध्यम से जब हम कहते हैं तो उसे हम पगिंग कहते हैं। और जब वही प्रोसेस हम क्या करते हैं, क्ले में वाटर को मिलाते हैं, और जब हम ब्रिक जो तैयार करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, kneading कहते हैं, ठीक। ये होता है पग मिल आपका, ठीक। ये होता है पग मिल नीचे का, ठीक। इसकी हाइट 1.5 से 2 मीटर होती है, वैसे पूछता नहीं है। इसमें हम क्या करते हैं, ये एक सॉफ्ट लगा है, इस सॉफ्ट में एक हॉरिजेंटल क्या है, आर्म लगा है, जिसमें हमारा एक नुकीला चाकू टाइप सा स्टील का लगा रहता है, ठीक है। यहाँ से हम मिट्टी को डालते हैं और इसको हम क्या करते हैं, या तो मशीन से या पशुओं के माध्यम से हम क्या करते हैं, कैटल के माध्यम से हम चारों तरफ ऐसे मूव कराते रहते हैं। तो जैसे ये मूव होता है, ये आर्म क्या होता है, मूव होता है, उसी प्रकार से ये सॉफ्ट भी क्या करते हैं, घूमते हैं। और इसके अंदर हम मिट्टी और पानी का घोल डालते हैं, ठीक है। मिलाने के बाद वो डालते हैं तो वो क्या करता है, एक बार सबको मिलाता रहता है। जब वो हम देखते हैं कि उनमें कोई वाइट्स, कोई चीजें वो ना हो, तो उस मिट्टी को हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक गेट लगा होता है, क्या, एक गेट लगा होता है, ठीक। जब ये क्नीडिंग पूरा काम हो जाता है तो इसको हम क्या करते हैं, गेट को खोलते हैं और वहां से मिट्टी को हम निकाल लेते हैं, ठीक है। अगर जब ज्यादा मात्रा में या हमेशा के लिए करना होता तो ग्राउंड लेवल के 60 सेंटीमीटर नीचे तक हम इसको हमेशा के लिए फिक्स कर देते हैं, ओके। तो मोल्डिंग क्या होता है, मोल्डिंग का मतलब होता है कि उसको सांचे में उस मिट्टी पग मिल में या अपने क्नीडिंग किया, क्नीडिंग करने के बाद जब मिट्टी तैयार हो गई तो हम ब्रिक बनाएंगे। ब्रिक बनाने के लिए हमें सांचे की जरूरत पड़ेगी। तो जब हम उसके शेप को देते हैं, रिक्वायर्ड शेप एंड साइज ब्रेकर
इन द फॉर्म ऑफ ब्रिक इज कॉल्ड क्या है, मोल्डिंग। ठीक है, मोल्डिंग दो प्रकार का होता है, हाथ से मोल्डिंग करते हैं और मशीन से मोल्डिंग करते हैं। जब हमें कम मात्रा में चीजें जरूरत पड़ती हैं तो वो हैंड मोल्डिंग, और जब मशीन मोल्डिंग में क्या होता है, जब ज्यादा हमें ब्रिक की जरूरत पड़ती है तो वो मशीन मोल्डिंग में आता है। लेकिन हम अक्सर देखेंगे कि अपने यहाँ आसपास या अपने भारत में मैक्सिमम हम हैंड मोल्डिंग का ही उपयोग करते हैं। ओके, हैंड मोल्डिंग, ये देखिए वुडन मोल्ड, ठीक है, और स्टील मोल्ड। जब हम हैंड मोल्डिंग में पढ़ते हैं तो वो स्टील मोल्ड होता है और वुडन मोल्ड होता है। स्टील मोल्ड का मतलब स्टील से बना होता है, स्टील के शीट से। इसमें ये क्यों होता है, मतलब इसको हम प्रिफेयर करते हैं वुड से ज्यादा। क्यों करते हैं, क्योंकि ये सरफेस में शार्पनेस प्रोवाइड करता है और इसका कार्नर क्या होता है, अच्छे ढंग का होता है। ठीक है, जैसे आपको कार्नर में बताएं, दिख रहा, ये कितना, 9, ठीक है, ये वाला कितना, 19, और ये वाला, एक, ये जो कॉर्नर है, ये जो कॉर्नर हमारे, ये ये और प्लस ये हमारा अच्छे शेप में प्राप्त होता है। ठीक है, फिर उसके बाद वुडन में, इट जनरली मेड ऑफ शीशम, शीशम का बनाया जाता है। कंपेयर टू द स्टील मोल्ड इज लेस, इट मोल्डिंग कैपेसिटी इज मोर। ठीक है, पर डे, इसमें स्टील में क्या करता है, पर डे ब्रिक मोल्डिंग कैपेसिटी क्या होता है, कम होता है, लेकिन इसमें क्या होता है, ज्यादा होता है। ठीक है, स्टील मोल्ड ब्रिक आर गुड कंपेयर टू वुडन मोल्ड ब्रिक। ठीक है, कह रहा है कि स्टील मोल्ड कंपेयर वुडन मोल्ड के कंपेयर में क्या है, अच्छा है। स्टील मोल्ड ब्रिक आर यूज्ड इन फेसिंग वर्क, स्टील मोल्ड को हम कहाँ यूज करते हैं, फेसिंग वर्क में यूज किया जाता है। ओके, इंटरनल डायमेंशन ऑफ मोल्ड इज 10%, उसका 10% बढ़ा के किया जाता है। देखो जैसे हमने बताया साइज क्या होता है, 19 × 9 × 9 सेंटीमीटर, लेकिन मोल्ड का साइज 20 × 10 × 10 करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि जब भी हमारी जो मिट्टी होती है सूखने के बाद, ठीक है, वो क्या होती है, कॉन्ट्रैक्ट होती है, मतलब सिकुड़ती है, इसलिए इसके मात्रा को हम बढ़ाते हैं। अगर इतने रखेंगे तो वो ब्रिक की साइज छोटी हो जाएगी, जब बढ़ा देते हैं साजे की साइज, जो मोल्ड की साइज, तो वो बाद में इसी रूप में या इसी साइज में मिल जाता है। ओके, इसलिए 10% हम क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे देखिए, द ब्रिक विच आर एक्सटेंसिवली यूज फॉर बेसिक रिफ्रैक्टरी इन फर्नेस आर मैग्नेसाइट ब्रिक। ठीक है, जो भी रिफैक्ट्री वगैरह में हम यूज करते हैं उसमें फायर रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए, और ऐसे ब्रिक को हम क्या कहते हैं, मैग्नेसाइट ब्रिक कहते हैं। अकॉर्डिंग टू इंडियन स्टैंडर्ड 1077-1992, नॉन मॉड्यूलर साइज ऑफ द ब्रिक टू 30 × 110 × 70 mm. Body brick or well done brick occupy central portion of the kiln. इसे बॉडी ब्रिक भी कहते हैं, और अच्छे प्रकार से पके हुए ब्रिक हमें जो भी भट्ठा रहता है उसके बीच में ही पाया जाता है, इसलिए इसको हम क्या नाम दिया है, बॉडी ब्रिक। ठीक है, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। ओके, चलिए, साइज ऑफ वेरियस टाइप ऑफ ब्रिक, ब्रिक के कौन कौन से साइज होते हैं उनको देखते हैं। ठीक, देखिए कितना पूछा हुआ है साइज में, DSSB, UPB, CLSSC है, इन सब। तो साइज दो प्रकार के होते हैं, कन्वेंशनल साइज होता है, ट्रेडिशनल साइज होता है। ठीक है, और स्टैंडर्ड
मॉड्यूलर या नॉर्मल, ये नॉर्मल साइज। तो नॉर्मल साइज हम आपको बताए इतना, ठीक है। नॉमिनल साइज कितना होता है, कितना होता है ये बता चुके हैं। फिर कन्वेंशनल साइज ये भी पूछ देता है, ट्रेडिशनल 9 इंच इंटू 4 3/8 इंटू 2 2 सही 3 इंच/4, ठीक है, ये अक्सर पूछ लेता है। और अभी आपको बताया गया कि 230 इंटू 11 और 7.6 सेंटीमीटर ये होता है नॉमिनल साइज। ये ब्रिक है, ठीक है। वेट क्या होता है, 3 kg के आसपास होता है, इसका वेट क्या होता है 3 kg के आसपास होता है। अच्छा, फ्रॉग क्या होता है, फ्रॉग को हम जान लेते हैं। यहाँ पे ये ब्रिक है, ब्रिक के ऊपर आप देखे होंगे इस प्रकार से कुछ लिखा होगा, ठीक है। ये कंपनी का नाम या बनाने वाले जो भी नाम रहता है यहाँ पे लिखा रहता है। ये क्या होता है, कुछ गड्ढा होता है, ठीक है, क्या होता है, कुछ डीप होता है ब्रिक के पॉइंट में। ये अपर सरफेस में होता है, ये एक प्रकार का बाइंडिंग का काम करता है, ठीक है। और उसके बाद इसमें हम नाम वगैरह भी लिख देते हैं। तो इसी को जो हमें इसे क्या करते हैं, बाइंडिंग, ठीक है, बाइंडिंग का काम करता है किसमें, मेशनरी में, ठीक है, जिसे हम कहते हैं की जॉइंट। क्या बोलते हैं, की जॉइंट। ये पूछा गया, ठीक है। तो देखिए फ्रॉग क्या होता है, इट इज द डिप्रेशन ऑन द टॉप फेस ऑफ द ब्रिक मेड बाय स्टॉक बोर्ड, ठीक है। स्टॉक बोर्ड एक प्रकार का बोर्ड होता है। जैसे देखो, अब इसको हम बताते हैं आपको, एक मिनट एक मिनट। देखिए, ये सपोज दैट करिए ये हमारा सांचा है, सांचे में ये हमारा क्या है, मिट्टी है, मिट्टी को हमने रखा, बनाया। अब एक स्टॉक बोर्ड होता है जिसमें उभरा हुआ, ठीक है, इसी को कहते हैं स्टॉक बोर्ड। ये इसमें उभरा हुआ जो चीजें दिख रही हैं, ये उभरा हुआ है, इसको हम क्या करते हैं, मिट्टी के ऊपर या जो भी सांचा है इसके ऊपर हम क्या करते हैं, ऐसे रखते हैं और इसको हम थोड़ा सा प्रेस कर देते हैं, दबा देते हैं, इसके बराबर ये आ जाता है, इसके सांचे के बराबर, ठीक है। तो जब आ जाता है तो वो जो मिट्टी होती है उसमें क्या होता है, निशान बन जाता है, और इसमें निशान जो भी रहता है उल्टा लिखा हुआ रहता है, और जब इसमें करते हैं तो वो सीधा हो जाता है, ठीक है। तो ये जो हमारा जिसे बोलता है वो होता है स्टॉक बोर्ड। स्टॉक बोर्ड एक प्रकार का ऐसा बोर्ड होता है जिसमें कंपनी का नाम या बनाने वाले का नाम उल्टे अक्षरों में लिखा रहता है, ठीक है। उसे हम स्टॉक बोर्ड कहते हैं, जो ब्रिक पर फ्रॉग बनाने के लिए यूज किया जाता है। समझ गए आप। Frog of the brick is kept on the top while constructing a wall so that mortar is filled properly। कह रहा है कि फ्रॉग हमारा जो है कि मोटार और एक ब्रिक से दूसरे ब्रिक के ऊपर आराम से रखकर जॉइंट की जॉइंट का काम करता है, जो प्रॉपरली क्या होता है, जो प्रॉपरली फिल किया जाता है किससे, सीमेंट से, ठीक है, या मसाले से। बाइंडिंग एंड शियर स्ट्रेंथ ऑफ वॉल आर इंक्रीज ड्यू टू फ्रॉग, ठीक है। क्या, शियर स्ट्रेंथ और बाइंडिंग स्ट्रेंथ क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है, किसकी वजह से, फ्रॉग की वजह से। ऑब्जेक्ट ऑफ फ्रॉग इज फॉर्मिंग ए की बिटवीन टू कॉजेज ऑफ ब्रिक वॉल। आपको पता है बचपन में, जब हम अपनी बात बता रहे हैं, जब हम छोटे थे तो ये सोचते थे कि ये जो ब्रिक के ऊपर ये जो चीजें फ्रॉक बनाई जा रही हैं, जिसे हिंदी में दिल्ला कहते हैं, ये कंपनी वाला बहुत तेज पैसा बचा लेता है। सोचो कितना पैसा बचाता होगा, हाँ? अगर थोड़ा थोड़ा गड्ढा कर दे रहा है उतनी तो मिट्टी गायब हो जा रही है, और ब्रिक का पूरा का पैसा लेता है। लेकिन जब धीरे धीरे बड़े हुए, जब सिविल इंजीनियरिंग में आए, जब जाने, तब हम कहे अच्छा इतनी बड़ी चीजें हैं। तो इतना महत्वपूर्ण है ये फ्रॉक का, इसलिए हम फ्रॉक देते हैं। समझ गए। ये देखिए, ये ऊपर जो चीजें हैं वो फ्रॉक, ठीक है। जब हम ब्रिक को साइड से देखते हैं तो हेडर कहलाता है, जब हम सामने से देखते हैं तो स्ट्रक्चर कहलाता है।
स्टॉक बोर्ड के बारे में भी बताया, ये हमारा मोल्ड है, ठीक है, ये सांचा है, और ये क्या है हमारा ये स्टॉक बोर्ड है, ठीक है। स्टॉक बोर्ड में ऊपर देखिए ये हमारा क्या है, फ्रॉग, ये उभरा हुआ है। अब इसी में नाम लिखा होगा, कुछ ना कुछ नाम लिखा रहता है। अब इसी को हम क्या करते हैं, ये हमने रखा, फिर सांचा, और इसको हम ये स्टॉक बोर्ड नीचे, फिर उसके ऊपर सांचा रखा, फिर मिट्टी रखे, ठीक है। मिट्टी रखने के बाद जब निकालने के लिए एक पैलेट बोर्ड होता है, जिसको एक प्लेन सा बोर्ड होता है, उसके ऊपर रखते हैं और पलट के हम कहीं हम यूज कर ले, मतलब जहां रखना होता है वहां पे रख देते हैं पैलेट बोर्ड के माध्यम से। तो देखो स्टॉक बोर्ड क्या लिखा, इट यूज फॉर मेकिंग फ्रॉग ऑन द सर्फेस ऑफ ब्रिक, ठीक है। स्ट्राइक, स्ट्राइक दो होता है, वायर स्ट्राइक होता है और वुडन स्ट्राइक। इसका काम क्या है कि ऊपर के जो उभरा हुआ मिट्टी, जब हम सांचे में डालते हैं, देखिए स्टॉक बोर्ड नीचे रखे, मोल्ड रखे इसके ऊपर, इसके बाद इसमें मिट्टी डालते हैं। मिट्टी डालने के बाद अगर ऊपर सरफेस में मिट्टी आती है तो उसको बराबर में क्या करते हैं, ऐसे बराबर में करने के लिए, ऊपर का सरफेस बराबर करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, वायर स्ट्राइक का या वुडन स्ट्राइक का। वही लिखा है, इट इज यूज फॉर रिमूविंग एक्सेस सॉइल, ठीक है, ऑफ द सरफेस ऑफ मोल्ड। पैलेट बोर्ड जिसके बारे में हमने बताया, ये देखिए पैलेट बोर्ड, ये पैलेट बोर्ड, ये पैलेट बोर्ड, ये पैलेट, और सबके ये क्या रखा हुआ है, ब्रिक रखा हुआ है, ठीक है। पैलेट बोर्ड एक प्रकार का लकड़ी का प्लेन बोर्ड होता है, ठीक, जिसपे हम ब्रिक को क्या करते हैं, ये सांचा, ये स्टॉक बोर्ड, मोल्ड, ब्रिक रखे, सॉरी सॉइल को डालें, सॉइल को डालने के बाद स्ट्राइक, इससे हम क्या किए, वायर स्ट्राइक से या वुडन स्ट्राइक से इसको हम प्लेन किए, प्लेन करने के बाद इसको हम क्या करते हैं, पलट देते हैं किस पे, हमारा पैलेट बोर्ड पे, और पैलेट बोर्ड हम वहां पे लेके जाते हैं जहां पे ब्रिक को सुखाना होता है, ठीक। इट इज यूज टू कैरी द मोल्ड ब्रिक फॉर ड्राइंग, ओके। आइए, फ्रॉक की साइज क्या होती है, 10x4x1 और 2 सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन पूछा गया है, इसका डेप्थ कितना होता है, ठीक है। एक बार ये क्वेश्चन पूछा गया, एक बार इसकी पूरी साइज पूछी गई है, ठीक। तो इस, और उसके बाद देखिए स्टॉक बोर्ड क्या होता है, टू मेक फ्रॉक, फ्रॉक के लिए, तो उसका साइज क्या होता है, थोड़ा सा बड़ा होता है, ठीक। फिर पैलेट बोर्ड क्या होता है, ड्राई के लिए यूज किया जाता है, उसका साइज, ठीक है। की पॉइंट से हम देते हैं कि सेकेंड क्लास ब्रिक आर रिकमेंडेड फॉर, सेकेंड क्लास ब्रिक क्यों, कहाँ पे यूज करते हैं, इसको भी पढ़ेंगे। फर्स्ट क्लास, सेकेंड क्लास, थर्ड क्लास, ऐसे हम डिवाइड कर रखे हैं, क्लासिफिकेशन में हम पढ़ते हैं, ठीक है। तो जो सेकेंड क्लास ब्रिक है उसे हम कहाँ यूज करते हैं, हिडन मेजनरी वर्क में यूज करते हैं। हिडन मेजनरी वर्क का मतलब ये हमारा सरफेस है जो दिखाई दे रहा है, लेकिन इसके पीछे क्या है वो आपको नहीं दिखाई दे रहा है ना, तो वहां पे हम क्या यूज करते हैं, सेकेंड क्लास की ब्रिक यूज करते हैं, ठीक है। द जनरल स्पेसिफिकेशन ऑफ फर्स्ट क्लास ब्रिक, first class building mentioned below is associated with shall be first class one brick work in lime or cement mortar। जब हम इसको सुपर स्ट्रक्चर में यूज करते हैं, सब स्ट्रक्चर सुपर स्ट्रक्चर बताते हैं, तो उसका मोटार कितना होता है, 1:6 का होता है, ठीक है। द टाइप ऑफ स्पेशल मोटार आर यूज्ड फॉर सेटिंग रिफैक्ट्री ब्रिक इन द फर्नेस लाइनिंग वेयर द टेम्परेचर टू हाई फॉर ऑर्डिनरी मोटार, फायर सील्डिंग मोटार कहलाता है। अभी बताए थे ना रिफैक्ट्री के बारे में कि वहां पे हमें हाई टेम्परेचर के जो भी लाइनिंग वो सारी चीजें बनानी पड़ती हैं, वहां पे हमें हाई टेम्परेचर की चीजें जरूरत पड़ती हैं, जिसमें हम कौन सा यूज करेंगे, फायर सील्डिंग मोटार यूज करते हैं। अच्छा, अब आज ये यहाँ पे हमने बताया था सब स्ट्रक्चर, सुपर स्ट्रक्चर क्या होता है, तो इसको यहाँ बता देते हैं। ये ग्राउंड लेवल है, ये भी पूछता है ग्राउंड लेवल, ठीक। ग्राउंड लेवल से जो भी चीजें नीचे बनाई जाती, क्या है, जो भी चीजें नीचे बनाई जाती हैं वो हमारा क्या कहलाता है, सब स्ट्रक्चर कहलाता है। क्या कहलाता है, सब स्ट्रक्चर। ये चीजें पूछी गई हैं बच्चा। फिर यहाँ से हम फाउंडेशन ऊपर उठाए ब्रिक के द्वारा, और हमने क्या किया, घर बनाया, जो भी चीजें हम क्या किए, बनाए, ठीक है। तो जो ऊपर बनाते हैं ग्राउंड लेवल से ऊपर जो बनाते हैं
उसे हम क्या कहते हैं, सुपर स्ट्रक्चर। सुपर स्ट्रक्चर, ठीक है। इसको हम दो एक और तरीके से, ग्राउंड लेवल से जो चीजें नहीं दिखाई देती हैं उसे सब स्ट्रक्चर कहते हैं, जो चीजें ग्राउंड लेवल से ऊपर दिखाई देती हैं उसे हम सुपर स्ट्रक्चर कहते हैं, ठीक है। ग्राउंड लेवल से नीचे सब स्ट्रक्चर, ग्राउंड लेवल से ऊपर सुपर स्ट्रक्चर। ग्राउंड लेवल से नीचे जो चीज नहीं दिखाई देती है सब स्ट्रक्चर, ग्राउंड लेवल से ऊपर जो चीज दिखाई देती है सुपर स्ट्रक्चर। समझ में आ गया? ये चीजें आपको पूछी गई है कि किसी बिल्डिंग में अगर आपको ऊपर दिया गया, किसी बिल्डिंग में ग्राउंड लेवल से ऊपर कोई भी स्ट्रक्चर बनाया गया है तो उसे कौन सा स्ट्रक्चर बोलेंगे, ठीक है। अच्छा, ड्राइंग। अभी तक हमने आपको बताए थे कि मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ब्रिक में कौन कौन सी चीजें आपको बताया था ना, एसपी, बी, डी, एम। यस, एस का मतलब होता है साइट सिलेक्शन, प्रिपरेशन ऑफ ब्रिक अर्थ, बर्निंग ऑफ ब्रिक अर्थ, ड्राइंग ऑफ ब्रिक अर्थ और, ठीक है। आ जाइए इधर। ड्राइंग, मेन पर्पज ऑफ ड्राइंग इज टू रिमूव the moisture to control the shrinkage and save fuel and time during burning। बर्निंग के समय हम क्या करते हैं कि उसमें से मॉइस्चर को क्या करते हैं, हटाते हैं, ठीक है, कंट्रोल करते हैं। ग्रीन ब्रिक contain about 7 to 30% moisture depending upon the method of manufacture। ये मैन्युफैक्चर के मेथड पर डिपेंड करता है कि ग्रीन ब्रिक में 7 to 30% मॉइस्चर रहेगा कि नहीं रहेगा। ड्राइंग ऑफ ब्रिक इज डन बाय फॉलोइंग टू टाइप। ड्राइंग हम जो सुखाते हैं उसको कितने भाग में, दोनों बुक अच्छी रहेगी। देखिए ड्राइंग क्या होता है, ड्राइंग का मतलब हम आपको बताया कि सुखाना, ठीक है। नेचुरल ड्राइंग और आर्टिफिशियल ड्राइंग। नेचुरल ड्राइंग में कम से कम इतना जो समय लग जाता है 3 to 7 डेज, लेकिन आर्टिफिशियल में हमें कम से कम 24 घंटे के आसपास समय लगता है, और या उससे भी कम लगता है, ठीक है। नेचुरल ड्राइंग क्या है, ब्रिक शुड बी ड्राइड इन साइडेड एरिया नॉट इन सनलाइट, ठीक है। कह रहा है कि जो भी ब्रिक हम सुखाते हैं, ये ध्यान रखिएगा, हम डायरेक्ट सन के रिफ्लेक्शन में, डायरेक्ट सन के कांटेक्ट में नहीं आना चाहिए। वो कहीं हम छाया हो, पेड़ की छाया या जहां भी हम वहां सुखाते हैं, ठीक है, शेडेड एरिया में। नंबर ऑफ ब्रिक 7 to 8 इन हॉलो। कह रहा है कि सुखाने के लिए, देखिए सुखाने के लिए हम हमेशा एक, दो, ऐसे करके 7 तक, कितना, 7 तक लेके जाते हैं, ठीक है। 4, 5, 6 और 7, और बीच में हम क्या करते हैं, गैप रख देते हैं जहां से हवा हमारा क्या हो, पास हो। फिर इसके बाद फिर यहाँ पे ब्रेक रखते चले जाते हैं। तो यही कह रहा है यहाँ पे, इस तरह से रखे, इधर से हवा आई तो इधर पास हो गई, इधर से हवा आई तो इधर पास हो गई, ठीक है। ऐसे सारी चीजें एक के पीछे एक होना चाहिए, ठीक है। वही कह रहा है कि जो हमारा 7 से 8 नंबर ऑफ ब्रिक एक हालों में रहना चाहिए, नहीं उससे ज्यादा नहीं रहना चाहिए। टाइम रिक्वायर्ड फॉर ड्राई 3 to 7 डेज डिपेंडिंग अपॉन द क्लाइमेट। क्लाइमेट का मतलब है कि अगर धूप ज्यादा है तो हम क्या करते हैं 3 to 7 डेज, और अगर जैसे ठंडी का एरिया ये सब, ठीक है, कभी धूप होती कभी नहीं, वो उस पर डिपेंड करता है, ठीक। आर्टिफिशियल ड्राइंग क्या होता है, इट मेथड आर यूज इन रेनी सीजन। रेनी सीजन में क्योंकि उस समय धूप नहीं होती है, या मोर ब्रिक आर रिक्वायर्ड, जब हमें ज्यादा से ज्यादा ब्रिक की जरूरत होती है लेकिन समय क्या होता है, कम होता है, उस जगह पे हम क्या यूज करते हैं, आर्टिफिशियल ड्राइंग को यूज करते हैं। इन दिस मेथड किल्न आर यूज फॉर ड्राइंग ब्रिक। इस मेथड को हम क्या कहते हैं, किल मेथड कहते हैं, किल में, ठीक है। स्ट्रेंथ ऑफ सन ड्राइड ब्रिक, जो हमारा सन में सुखाया जाता है उसका स्ट्रेंथ होता है 15 से 25 kg पर सेंटीमीटर।
एवरेज होता है 21 kg पर सेंटीमीटर। मॉइस्चर कंटेंट शुड बी अवेलेबल इन सन ड्राई ब्रिक 3 to 4%। ठीक है, कह रहा है कि मॉइस्चर कंटेंट जो होता है सन ड्राई ब्रिक में, उसमें कितना होता है, 3 to 4% रहता ही रहता है। अब देखिए स्ट्रेंथ ऑफ हैंड मोल्ड, जो हाथ से हम मोल्डिंग करते हैं उसकी स्ट्रेंथ, क्रशिंग स्ट्रेंथ 60,000, ये किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में है। शियर स्ट्रेंथ 6,000, ठीक है, और टेंसाइल स्ट्रेंथ 2,000। ये पूछा है महाराष्ट्र। बर्निंग ऑफ ब्रिक, कैसे कैसे हम बर्निंग करते हैं, कैसे हम पकाते हैं। स्टेप यूज फॉर बर्निंग, लोडिंग करते हैं, ठीक है, प्री हीटिंग करते हैं, फिर उसके बाद बर्निंग आग लगा देते हैं, फिर ठंडा करते हैं, फिर अनलोडिंग कर देते हैं, फिर चट्टा लगा लेते हैं, या जहां पे पहुंचाना होता है वहां पे पहुंचा देते हैं। देखिए बर्निंग ऑफ ब्रिक कैसे कैसे है। एक तो बर्निंग किल्न से होता है, और दूसरा पजावा। पजावा होता है कि इसमें हम टेम्परेचर का कंट्रोलिंग नहीं रहता है। पजावा क्या होता है, जब वो ओवन बर्नेड ब्रिक हो जाता है, जब ज्यादा ब्रिक हो जाता है, ज्यादा पक जाता है उसको, ठीक है। बर्निंग टाइम 4 to कितना होता है, 6 मंथ। बर्निंग टाइम कितना होता है, 4 to 6 मंथ। फर्स्ट क्लास ब्रिक ऑब्टेन, इसमें कितना, 50%। इसमें सबसे ज्यादा सबसे ज्यादा ये कंटिन्यूअस स्किल पूछा जाता है, क्योंकि यहाँ पे इसकी सबसे ज्यादा कैपेसिटी है, ठीक है। ये ध्यान रखिए, क्वेश्चन में मैक्सिमम पूछा जाता है कि वह किल्न को क्या कहते हैं, या वह किल्न का क्या नाम है जिसमें फर्स्ट क्लास ब्रिक की कैपेसिटी ज्यादा होती है बनाने की। तो किल्न किल्न कितने प्रकार के, इंटरमीडिएट, सेमी कंटिन्यूअस और कंटिन्यूअस। इंटरमीडिएट किल्न में सबसे बढ़िया उदाहरण इलाहाबाद किल्न है। टॉप ड्रॉट, अप ड्रॉट, डाउन और अप, ठीक है। कंट्रोल टेम्परेचर भी हम कंट्रोल कर सकते हैं, एक बार में हम लोडिंग कर सकते हैं और एक ही बार अनलोड कर सकते हैं उसको, ठीक है। फर्स्ट क्लास ब्रिक 60 से 70% होता है। 50 से 70 हजार हम किल्न को क्या करते हैं, प्राप्त कर सकते हैं एक बार के इलाहाबाद किल्न को बनाने। सेमी कंटिन्यूअस किल्न क्या होता है, सेमी कंटिन्यूअस इसमें होता है, इसके अंतर्गत बुल ट्रेंच किल्न आते हैं। इसको भी हम टेम्परेचर को कंट्रोल कर सकते हैं। लोडिंग और अनलोडिंग प्रोसेस इज डन सिमुलटेनियस, साथ साथ चलता है। लेकिन इसमें क्या होता है, अगर हम एक बार लोड कर दिए तो दोबारा हम उसमें लोड नहीं करते हैं, एक बार लोड करके छोड़ देते हैं, फिर हम अगली बार जब ये लोडिंग वाला काम, बर्निंग पूरा हो जाता है तो अनलोडिंग कर लेते हैं, जब उस खाली होता है तभी हम लोडिंग कर लेते हैं। लेकिन सेमी कंटिन्यूअस मतलब आधे भाग में एक तरफ ब्रिक पकता रहेगा, एक तरफ ब्रिक को हम डालते रहेंगे। एक तरफ जब ब्रिक को डाल लेंगे तो इधर जब ब्रिक पक जाएगी तो उसको हम निकाल लेते हैं। ऐसी चीजें चलती रहती हैं। कंटिन्यूअस किल में क्या होता है, हमेशा उसका वर्क हम किस में करते हैं, किसी भी सीजन में कर लेते हैं, और इसकी मात्रा क्या होती है, सबसे ज्यादा, ठीक है। Time required for burning of brick in the kiln is about 24 hours and only 12 days are required for cooling of brick। जो कह रहा है कि 24 घंटे के आसपास हम क्या करते हैं, ब्रिक को पकाने के लिए चाहिए, लेकिन उसको ठंडा होने के लिए 12 डेज के आसपास जरूरत पड़ती है। स्टेज ऑफ बर्निंग जोन, तो बर्निंग जोन में कौन कौन से, डिहाइड्रेशन, ऑक्सीडेशन और विट्रिफिकेशन, ठीक है। 9 to 12 डिग्री सेल्सियस ये आपको पूछता है कि ब्रिक को कितने टेम्परेचर पे पकाया जाता है। ये देखिए कंटिन्यूअस किल में 1 नंबर से स्टार्ट करते हैं। यहाँ है आयरन शटर, ठीक है, ये आपको चिमनी यहाँ जा रही है, ये सब सारी चीजें आपको लगा हुआ है, जो कोयले ये सब सारी, और यहाँ पे जो भाप ऊपर देखते हो निकला रहता है वो है, ठीक है। ये चिमनी आपको दे रखी है, जो चिमनी बोलते हैं। यहाँ से लोडिंग हुआ, ठीक है, ऐसे, फिर यहाँ अनलोडिंग हो गया, फिर इसके बाद ऐसे करते रहते हैं, फिर यहाँ अनलोडिंग हो गया। मतलब इधर डालते रहते हैं, निकलता रहता है, डालते रहते हैं, निकलता रहता है, ठीक है। नमस्ते दोस्तों, मैं अभिषेक। कैसे हैं आप लोग, उम्मीद करते हैं कि अच्छे ही होंगे। कल हमने स्टार्ट किया था बिल्डिंग मटेरियल में ब्रिक। इसमें ब्रिक में कौन से सॉइल हमें यूज़ करनी चाहिए, किस प्रकार की होनी चाहिए, उसमें कितने इंग्रेडिएंट्स होने चाहिए, उस इंग्रेडिएंट्स के कितने
परसेंटेज होने चाहिए, ये सब सारी चीज़ें हमने पढ़ी थी। उसके कॉम्पिटिटिव स्टेप, ये सब सब कुछ हमने पढ़ा था, ठीक है। उसके कितने स्टेप होते हैं, ये सब सारी चीज़ें हमने पढ़ी थी। इसमें हमने देखा, आज फिर से रिपीट कर लेते हैं। इंग्रेडिएंट्स में क्या था, सिलिका, एल्यूमिना, लाइम, आयरन ऑक्साइड और मैग्नीशियम, ठीक। उसके बाद हमारे मैन्युफैक्चरिंग स्टेप क्या थे, साइट सिलेक्शन, प्रिपरेशन, मोल्डिंग, ठीक है, ड्राइंग और बर्निंग, ये सब चीज थी। आज हम स्टार्ट करेंगे कि अच्छा, जब हमने बर्निंग तक जब हमने काम कर लिया था, उसके आगे हमारा ये था कि अब इनके कितने पार्ट्स और कितने क्लासिफिकेशन होते हैं, और उस क्लासिफिकेशन को कितने भाग में डिवाइड करके कहाँ-कहाँ किसको किस टाइप में यूज़ करते हैं, ये सब सारी चीज़ें हम क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रिक वगैरह में पढ़ेंगे। ठीक है? तो आइए हम स्टार्ट करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रिक। पहला दिया है ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल एंड मैकेनिकल प्रॉपर्टीज, ठीक। उसके बाद इसका एक और क्लासिफिकेशन आता है, अकॉर्डिंग टू द बेसिक ग्रेड। थर्ड नंबर का आता है ऑन द बेसिस ऑफ कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। लेकिन इंडियन स्टैंडर्ड 1077, ठीक है, इंडियन स्टैंडर्ड 1077 और 1957 के पहले ये केवल और केवल एक ही भाग में डिवाइड करता था, फिजिकली। लेकिन धीरे धीरे जब ये परिवर्तन हुआ, उसके बाद से हमारा फिजिकल एंड मैकेनिकल में भी बढ़ने लगा। फिजिकल में क्या आता है, फिजिकल में फर्स्ट क्लास ब्रिक आती है, सेकेंड क्लास ब्रिक आती है, ठीक है, और थर्ड क्लास ब्रिक आती है, थर्ड क्लास ब्रिक, ठीक है। फर्स्ट क्लास ब्रिक हमारा क्या होता है कि पहले तो इसको हम समझ लेते हैं कि फर्स्ट क्लास ब्रिक को हम यूज कहाँ करते हैं, क्या होता है फर्स्ट क्लास ब्रिक। कहते हैं कि कोई भी बच्चा अगर क्लास में फर्स्ट आता है तो जरूर उसमें कोई ना कोई क्वालिटी है, तभी तो फर्स्ट आता है। तो वही चीजें यहाँ पे है। फर्स्ट क्लास ब्रिक क्या होता है कि इसके जो फिनिशिंग होती है, शार्पनेस होता है, जो एज होता है, ठीक है, ये एकदम एक्यूरेट होता है, एकदम नुकीला होता है, ठीक है, स्क्वायर में होता है। ये सारी चीजें फर्स्ट क्लास ब्रिक के अंतर्गत प्रॉपर्टीज पाई जाती है, इसलिए इसको फर्स्ट क्लास ब्रिक के अंतर्गत रखा गया है। इसमें बोला है कि इसकी जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है 105 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर से, 105 केजी पर सेंटीमीटर से हमारा कम नहीं होना चाहिए। ये अक्सर पूछ लेता है, 105 रेशियो दे देता है 110 केजी, ठीक है, पर सेंटीमीटर स्क्वायर में, ये रेंज है, ठीक है। फिर उसके बाद इसका वाटर एब्जॉर्प्शन जो आता है, इसका वाटर एब्जॉर्प्शन 20% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, और वेट कितना है 2.75 से लेके 3 केजी तक, ठीक है। कलर क्या है, यूनिफॉर्म डीप रेड और चेरी रेड, ये आता है फर्स्ट क्लास ब्रिक में। फिर जब इसकी हार्डनेस जब देखते हैं कि हार्डनेस देखते हैं, तो हार्डनेस में आपको स्टार्टिंग में बताए थे रॉक स्टोन वाले चैप्टर में कि हार्डनेस को हम किससे देखा जाता है, मो स्केल से देखा जाता है। अगर आपको याद होगा तो पहला, याद है तो बताइए, पहला हार्डनेस मो स्केल में एक किसका होता है, टाक का होता है, 10 किसका होता है, ग्रेनाइट का होता है, ठीक है। उसी तरह से आपको बताया गया था कि टाक में अगर हम नाखून से उसमें स्क्रैच करते हैं तो क्या उसमें स्क्रैच पड़ जाता है, लेकिन इसमें ना ही नाखून से पड़ता है ना ही चाकू से पड़ता है। तो वही हार्डनेस फिर यहाँ पे रिपीट किया हुआ है कि नो इम्प्रेशन शुड बी लेफ्ट ऑन द ब्रिक, ठीक है, व्हेन ए स्क्रैच इज मेड बाय ए फिंगरनेल। कह रहा है कि जब हम ब्रिक के सरफेस पे स्क्रैच करते हैं तो फिंगर नेल से तो वो क्या स्क्रैच नहीं पड़ना चाहिए। इट शुड बी फ्री फ्रॉम इफ्लोरेंस। इफ्लोरेंसेस क्या होते हैं, इफ्लोरेंसेज आपको पता होगा, हिंदी में कहते हैं कि लोना लगना, ठीक है, जिसमें एल्कलाइल की मात्रा क्या होती है, ज्यादा होती है। और जब देखते हो कि जहाँ चिनाई होता है उसमें व्हाइट व्हाइट धब्बे आ जाते हैं, या वो अगर ज्यादा मात्रा होगा तो वही व्हाइट वाले क्या होते हैं, पाउडर फॉर्म में बनते हैं, और ब्रिक को क्या करते हैं, नुकसान पहुंचा के पाउडर फॉर्म में झरने लगते हैं। वो क्या कहलाता है, इफ्लोरेंसेस कहलाता है, ठीक है। द surface should be smooth and rectangular with parallel, sharp and straight edge and square corner.
अभी स्टार्टिंग में बताया कि फर्स्ट क्लास ब्रिक को, सेकेंड क्लास ब्रिक को, थर्ड क्लास ब्रिक को कोई विशेषताएं होंगी, सबकी अलग अलग विशेषताएं होंगी, सबकी अलग अलग प्रॉपर्टीज होगी, इसलिए बांटा गया था। तो इसमें क्या है, इसका कॉर्नर क्या होता है, स्क्वायर होता है, ठीक है। एज कैसा होता है, स्ट्रेट होता है, और रेक्टेंगुलर होता है क्या, उसका सरफेस। द मेटालिक साउंड शुड कम व्हेन टू ब्रिक आर स्टक अगेन ईच अदर। कहता है कि जब दो ब्रिक को, दो फर्स्ट क्लास ब्रिक को हम क्या करेंगे, आपस में उसको टकराते हैं तो मेटालिक की साउंड आनी चाहिए, जैसे आता है ना टक 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 टक, वो चीजें ये मेटालिक साउंड के अंतर्गत आती हैं, ठीक। फिर उसके बाद व्हेन ए हॉरिजॉन्टल ब्रिक इज केप्ट ऑन द, इसमें ये बोल रहा है कि जब हम किसी ब्रिक को 1.5 मीटर की हाइट से अगर गिराते हैं तो वो टूटना नहीं चाहिए, ठीक है, शुड नॉट बी ब्रेक, ओके। सेकेंड क्लास ब्रिक कह रहा है कि 75 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर से कम नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ इससे कम नहीं होना चाहिए। अच्छा, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट आगे है, लेकिन उसका हम यहाँ बता देते हैं करते कैसे हैं। जैसे आपको यहाँ हम बताए थे कल की, ये ब्रिक है, सपोज दैट करिए ये क्या है, ब्रिक है, ठीक है। ब्रिक में ऊपर की तरफ क्या बना रहता है, फ्रॉग बना रहता है। क्या बना रहता है, फ्रॉग बना रहता है। और उस फ्रॉग में, उस फ्रॉग का क्या काम होता है, की जॉइंट का काम होता है। ये सारी चीजें याद रखिएगा, की जॉइंट का काम होता है, ठीक है। उसके बाद जब कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट करते हैं तो इसी फ्रॉग में 1:3 का क्या करते हैं, मोटार भर देते हैं। भरने के बाद इसको कंप्रेसिव टेस्ट मशीन पे हम क्या करते हैं, लोड लगाते हैं। कितने का, वह 140 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट के हिसाब से लोड लगाते हैं, और उसका कितना होना चाहिए, 75 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। वाटर एब्जॉर्प्शन क्या, वाटर एब्जॉर्प्शन कितना, 22% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। इसका कलर कैसा होता है, लाइट रेड होता है, उसका चेरी रेड होता है। द इम्प्रेशन इज लेफ्ट व्हेन स्क्रैच बाय द फिंगर नेल। इसमें जब हम, जो ब्रिक है इसमें अगर हम नेल से ऐसे करते हैं तो उसमें क्या, स्क्रैच पड़ जाता है। डल साउंड, उसमें क्या था, मेटालिक साउंड, इसमें क्या है, डल साउंड। टू ब्रिक को हम क्या करते हैं, स्टैक, ठीक है। थर्ड क्लास ब्रिक कह रहा है कि थर्ड क्लास ब्रिक, दिस इज द नोन एज अंडरबर्न ब्रिक, ठीक है। मिनिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 35 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर से कम नहीं होना चाहिए। और इसका वाटर एब्जॉर्प्शन क्या होता है, 25% से कम होता है। कलर कैसा होता है, येलोइश होता है, ठीक। फिर आता है फोर्थ क्लास ब्रिक, ठीक है। फोर्थ क्लास ब्रिक क्या हो जाता है, जिसे हम झामा ब्रिक भी कहते हैं। झामा ब्रिक इसका और कहते हैं, जैसे इधर थर्ड क्लास ब्रिक में अंडरबर्न था, और फोर्थ क्लास ब्रिक में इसको ओवरबर्न ब्रिक भी कहते हैं, झामा ब्रिक भी कहते हैं, और फोर्थ क्लास में भी रख देते हैं। ड्यू टू ओवरबर्न इट्स शेप एंड साइज आर चेंज, ठीक है। ज्यादा पकने के कारण इसका साइज क्या होता है, शेप और साइज चेंज हो जाता है। और इसका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा कितना, 300 से लेके 350 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। इसका वाटर एब्जॉर्प्शन 8 से लेके 10% होता है। कलर क्या होता है, डार्क ब्लू होता है। ज्यादा पक जाने के कारण वो क्या होता है, ब्लू हो जाता है। इसको कहाँ यूज करते हैं, सोलिंग कोट एट द रोड है, फाउंडेशन में या रोड में, खड़ंजा वगैरह का नाम सुने हो ना, वहां पे हम क्या करते हैं, इसको यूज करते हैं। क्यों, क्योंकि जब भी हमारा गांव में देखे होगे कि जो खड़ंजा किसे बोलते हैं, जो हमारा ब्रिक का एक लेइंग बिछाया जाता है, उसी को हम कहते हैं। उस पे गाड़ियां आती जाती रहती हैं, तो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ज्यादा चाहिए। तो इसमें क्या होता है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। ओवरबर्न का मतलब ये नहीं है कि केवल और केवल इसको चिराई में हम क्या करते हैं, निगलेक्ट कर देते हैं, इसको चिनाई में हम यूज नहीं करते हैं, लेकिन पूरी की पूरी प्रॉपर्टी फर्स्ट क्लास ब्रिक से भी अच्छी रहती है। इसलिए हम इसको मैक्सिमम जहां पे कंप्रेसिव स्ट्रेंथ लोड आता है वहां पे हम इसको यूज करते हैं, ठीक। अच्छा ये बताइए, भट्ठा तो एक ही होता है, क्या होता है, किल्न तो एक ही होता है, लेकिन उसी में से हम क्या, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, अगर हम देखा जाए तो थर्ड को दो भाग में बांट दो, अंडर बर्न और ओवर बर्न, मतलब कम पकी हुई और ज्यादा पकी हुई। तो ये देखिए, इसका हम यहाँ पे एक डायग्राम बनाते हैं। सपोज दैट करो ये आपका किल्न है,
किल्न में आपको बताया गया था कि जो कंटिन्यूअस किल्न होता है 8 से 24 उसके चैम्बर होते हैं। अगर मान लीजिए यहाँ पे आपको आग लगा दी गई, क्या लगा दी गई बीच में, आग लगा दी गई, और इधर से हम क्या किए, ब्रिक को रखते हैं। ठीक है, इधर से हम क्या करते हैं, ब्रिक को हम रखते हैं। अगर ब्रिक यहाँ पे है तो वो अंडर बर्न ब्रिक मतलब थर्ड क्लास का जाएगा। अगर ब्रिक यहाँ पे है तो वो कौन सा होगा, ओवर बर्न होगा। ठीक है, अगर ब्रिक यहाँ पे है तो फर्स्ट और सेकंड का मिलेगा। मतलब जो आग के पास में रहता है वही क्या हो जाता है, ओवन बर्न हो जाता है। जो आग से दूर रहता है वो क्या होता है, अंडर बर्न होता है। और जो बीच में रहता है वहीं से हमारा फर्स्ट और सेकंड क्लास के ब्रिक को रखते हैं। ठीक है, तो यहाँ एक नोट्स दिया है, कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू आईएस कोड ब्रिक हैविंग कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 35 kg पर सेंटीमीटर शुड बी नॉट यूज। अगर 35 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर से अगर उस किसी भी ब्रिक की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ इससे कम है तो उसको हम क्या करते हैं, नहीं यूज करते हैं। ठीक है, आपको बताए थे, यहाँ पे लिख लीजिएगा IS 1071 19057 से पहले। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रिक को केवल फिजिकल में बांटा जाता था, लेकिन IS 1071 से लेके 1071 1957 के बाद से क्लासिफिकेशन फिजिकल, मैकेनिकल और इन सब चीजों में बंटने लगा। तो यहाँ पे दिया है कि जो ग्रेड आया 1957 के बाद 1971, तो ये ग्रेड किस में आया, 1971 वाले में। अब ग्रेड हिसाब से ग्रेड 4 भाग में डिवाइड कर दिया है। ठीक है, ग्रेड ए मतलब ये फर्स्ट क्लास ब्रिक, ग्रेड बी मतलब ये सेकेंड क्लास ब्रिक, ग्रेड सी मतलब ये थर्ड क्लास ब्रिक। अभी आपने पढ़ा सबकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ से इसको बांट दिया है, इसमें एक ऐड कर दिया है, कौन सा, डबल ए, ग्रेड डबल ए, जिसका 140 से कम नहीं होना चाहिए, क्या, मिनिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। यहाँ पे देखिए क्लास, ये हमारे क्लास दे रखे हैं 35 40 25 20 17.5 15 12.5 10 7.5 5 और 3.5, ये इतने क्लास हैं। इस क्लास के कभी कभी पूछ देता है कि 20 क्लास का कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 25 का कितना, 25, कोई दिक्कत नहीं है। 35 350 40 बस एक अंतर है, यहाँ पे देख लीजिए। और ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत इसमें नहीं है। ठीक है, केवल और केवल यही अंतर पड़ रहा है, ये 40 है तो इसका कितना हो गया, 300 हो गया। ठीक, बाकी जितना दिया है अगर इसमें से कोई और पूछ दिया, जितना दिया है वहीं पे आप लिख दीजिए, इसके कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 0 बढ़ा दो, खत्म बात। ठीक है, स्पेशल टाइप ऑफ ब्रिक, तो इस ब्रिक के तो हमने पढ़ लिए, लेकिन कुछ स्पेशल टाइप्स ऑफ ब्रिक आते हैं जिनको हम जगह जगह पे जरूरत के हिसाब से यूज करते हैं। जैसे रिफ्रैक्टरी ब्रिक या फायर रेजिस्टेंट, नाम से ही पता चलता है कि इसको कहाँ यूज करेंगे, जहां पे फायर रेजिस्टेंस ज्यादा जरूरत होगी, इसीलिए इसको कितना पका देते हैं, 1700 से 1800 डिग्री सेल्सियस पर हम इसको पकाते हैं। और जब 1500 डिग्री सेल्सियस का कहीं पे अगर आग लग जाता है तो इतना टेम्परेचर ये क्या करता है, रजिस्ट कर लेता है। ठीक है, कोई दिक्कत, ठीक। इसका मिनिमम एवरेज कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कितना होता है, 32.5 एमपीए को केजी में बदलने के लिए आप क्या करना, 10.179 गुणा कर देना। ठीक है, 19, हाँ 1972 से क्या करना, गुणा कर देना। वाटर एब्जॉर्प्शन कितना होता है, 4 to 10% होता है। कलर कैसा होता है, व्हाइट सी येलो और लाइट ब्राउन होता है। यूज फर्नेस लाइनिंग हॉलो टाइल्स ईटीसी। ओके,
रिफ्रैक्टरी ब्रिक आर फॉलोइंग थ्री टाइप्स, ये कितने प्रकार से होते हैं? तीन प्रकार से होते हैं। कौन कौन सा? एसिड रिफ्रैक्टरी ब्रिक, बेसिक रिफ्रैक्टरी ब्रिक, ठीक है, उसके बाद मैग्नीशिया रिफ्रैक्टरी ब्रिक। अब इसको किस हिसाब से डिवाइड किया इसको देखते हैं। एसिड रिफ्रैक्टरी ब्रिक को बोला है कि जो इसके इंग्रेडिएंट्स होते हैं 95 से 97% इसमें सिलिका की मात्रा को बढ़ा दिया जाता है। क्या किया जाता है? सिलिका की मात्रा को बढ़ा दिया जाता है। कितना? 95 से लेके 97 तक। अच्छा, अब एक बात बताइए, सिलिका की मात्रा कितना होता है? 50 टू 60%। याद रखिएगा इसको। वेयर एसिड स्लैग आर फ्रॉम, इसको कहाँ यूज किया जाता है? जहां पे एसिड स्लैग जहां पे एसिड स्लैग हमारा बनाया जाता है। बेसिक बेसिक मतलब इसको कहाँ यूज किया जाता है? जहां बेसिक स्लैग जरूरत होती है, ठीक है। मैग्नीशिया रिफ्रैक्टरी ब्रिक क्या होता है? इसके इंग्रेडिएंट 70% मैग्नीशियम होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, और प्लस 30% क्या होता है? सिलिका होता है, ठीक है। अब मैग्नीशियम डोलोमाइट रिफ्रैक्टरी ब्रिक, डोलोमाइट रिफ्रैक्टरी ब्रिक को बोला है कि जो ब्रिक होता है वो, दिस ब्रिक इज कार्बोनेटेड ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आर यूज्ड एज रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल में हम क्या यूज करते हैं? कार्बोनेट ऑफ कैल्शियम को यूज करते हैं और मैग्नीशियम को यूज करते हैं। यूज क्या है? किन सॉफ्ट एंड रोटरी किल, ठीक है। जो सॉफ्ट और रोटरी किल में इसको यूज किया जाता है प्रोडक्शन लाइम एंड सीमेंट में। कहता जहां पे लाइम और सीमेंट की फैक्ट्री होती है वहां पे इन चीजों का जो भट्ठा होता है, भट्ठे में वो ऊपर की तरफ जो पाइप लगी होती है तो वो उसमें से गर्म गैसें या गर्म हवाएं निकलती हैं, ठीक है, इन सॉफ्ट में। एंड रोटरी किल्न, ठीक, रोटरी किल्न होता है, जैसे रोटरी किल्न में एक तरफ हमने रॉ मटेरियल डाला, एक हॉपर लगा हुआ, ये सब सारी चीजें पकी रहती है, तो वहां पे हम क्या करते हैं? इसका यूज करते हैं, डोलोमाइट रिफ्रैक्टरी ब्रिक का यूज करते हैं, ठीक है। नेचुरल रिफ्रैक्टरी ब्रिक, ingredients of this brick are bauxite, silica and iron oxide is used where acidic and basic दोनों, ठीक है। उसके बाद हालो ब्रिक, हालो ब्रिक इंडियन स्टैंडर्ड 3952, ये पूछा एसएससी जे 2017 में कि हालो ब्रिक होता क्या है। तो मैक्सिमम हालो कितना होना चाहिए? 50% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। कितने का 50%? टोटल प्लान एरिया का। ये कहाँ यूज किया जाता है? साउंड प्रूफ और हीट रेजिस्टेंस वाल में यूज किया जाता है। हालो ब्रिक क्या होता है? जैसे ये ब्रिक है, ब्रिक में ये इतना होल कर देते हैं। क्या कर देते हैं? होल कर देते हैं। जैसे आप थिएटर वगैरह में गए होगे तो वहां पे देखे होगे कि ऊपर से तो प्लाई लगती है लेकिन उसके पीछे जो यूज किया जाता है जो ब्रिक, वो हॉलो ब्रिक यूज किया जाता है। क्यों? क्योंकि वह साउंड प्रूफ होता है। अब जैसे ही उसके अंदर हमारी ब्रिक के अंदर इस होल में अगर साउंड वगैरह जाता है तो इसी में फंसा रह जाता है और वो चीजें बाहर, वो जो साउंड होता है वो बाहर नहीं जाती है। परफोरेटेड ब्रिक क्या होता है कि इसमें छोटे 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 परफोरेटेड, ठीक है, होल कर दिया है। टोटल हॉलो एरिया 30 to 40% ऑफ टोटल लैंड, ठीक है। 30 to 40% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। इसको कहाँ यूज करते हैं? कवरिंग वॉल, साउंड प्रूफ, ठीक है। जहां भी अभी बताए ना थिएटर वगैरह में, हीट इंसुलेटिंग वॉल कंस्ट्रक्शन, ओके। अच्छा, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कितना होता है उसका? 7 न्यूटन से कम नहीं होना चाहिए। और वाटर एब्जॉर्प्शन 15% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। इफ्लोरेंसेंस 10% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। जो वार्पेज है वो 3% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ओवन बर्न ब्रिक बोला है कि सॉफ्ट मोल्टन मास इज प्रोड्यूस एंड द ब्रिक लूज देयर शेप। ओवरबर्न ब्रिक क्या होता है कि जब आपको बताया था ना कि लाइम की जो मात्रा होती है, लाइम की जो मात्रा होती है 10% जो इंग्रेडिएंट्स हैं सॉइल में, वो क्या होते हैं जब पकाया जाता है, कल भी बताए थे फिर बता रहे हैं एक बार, कि जो वो जब पकाया जाता है भट्ठे में तो वो क्या करता है कि अपने लाइम क्या होता है, पिघलना लगता है, अनबुझा रहता है तो वो बुझा चूना होने लगता है। जब बुझा चूना होने लगता है तो वो क्या करता है, जितने भी इंग्रेडिएंट्स होते हैं उसको बांधे रखता है।
जब वो ज्यादा पकेगा तो वो क्या होगा, पिघल जाएगा। पिघलने के बाद वो क्या होगा, अपने शेप को खो देता है। ठीक है। अंडरबर्ग ब्रिक में क्या होता है, अंडरबर्ग बताए थे कि आग से जो दूर रहता है, ठीक है, जहां तक आग की मात्रा कम होती है, वो अंडर बर्न ब्रिक में आता है। व्हेन ब्रिक आर नॉट बर्न, है ना, टू कॉज कंप्लीट विट्रिफिकेशन। जितने भी हमारे जो प्रोसेस है वो कंप्लीट विट्रिफिकेशन उसका नहीं हुआ है। द क्ले इज नॉट सॉफ्टेन बिकॉज ऑफ इनसुफिशियंट हीट। क्या है ना, इनसुफिशियंट हीट। आग यहाँ लगी थी, ब्रिक यहाँ रखा गया है, तो उसको पूरा जितना मात्रा मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। दिस ब्रिक हैव हायर डिग्री ऑफ वाटर। इसका वाटर एब्जॉर्प्शन कितना होता है, ज्यादा होता है। ठीक है। सैंपल रिक्वायर्ड फॉर वेरियस ब्रिक टेस्ट। ठीक है। कह रहा है कि यहाँ भी 5 लिख लीजिएगा। कह रहा है कि अगर कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट करते हैं तो उसमें कितने सैंपल की जरूरत पड़ेगी, वाटर एब्जॉर्प्शन करते हैं तो उसमें कितने की जरूरत पड़ेगी, इफ्लोरेंसेस टेस्ट करते हैं तो उसमें कितने की जरूरत पड़ेगी, वारपेज करते हैं तो उसमें कितने सैंपल की जरूरत पड़ेगी। ये डायमेंशन टेस्ट, ठीक है, 20। ये इनका आईएस कोड दे रखा है, याद कर लीजिएगा। 3495 पार्ट 1 में कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, पार्ट 2 में वाटर एब्जॉर्प्शन, इफ्लोरेंसेस टेस्ट पार्ट 3 में आता है, पार्ट 4 में क्या आता है, वारपेज टेस्ट, डायमेंशन टेस्ट 1077 में आता है। ओके। केवल और केवल ये कंप्रेसिव टेस्ट को छोड़ के बाकी जितने भी आते हैं आईएस 1077 से ही स्टार्ट हो। ब्रिक टेस्ट, अब देखो होता क्या, कंप्रेसिव टेस्ट स्ट्रेंथ कंप्रेसिव टेस्टिंग मशीन में यूज किया जाता है। ये नीचे एक तरफ से प्लेट रहता है, ऊपर एक प्लेट रहता है, और इसको हम क्या करते हैं, इधर जैक लगा होता है, उससे हम घुमाते हैं। जैसे जैसे घुमाते हैं वैसे वैसे उसके ऊपर, ब्रिक के ऊपर क्या होता है, लोड बढ़ता जाता है। और बताया था ना 140 केजी पर सेंटीमीटर के हिसाब से हम उसमें पर मिनट में लोड बढ़ाते हैं बढ़ाते हैं बढ़ाते हैं। और जैसे ही वो ब्रिक जब टूट जाती है तो वो रीडिंग क्या करते हैं, नोट कर लेते हैं। ठीक। तो जब कंप्रेसिव टेस्टिंग मशीन में रखा जाता है तो कितने सैंपल को, पूरा एक चट्टा लगा रहता है, वहां से हम कितना ब्रिक लेंगे, 6 ब्रिक लेंगे। एक ही जगह से नहीं, पूरे चट्टे में से जगह जगह से हम उठाएंगे 6 सैंपल को, लेके आएंगे कंप्रेसिव टेस्टिंग मशीन में, इसको टेस्ट करेंगे 6 सैंपल पे। तो हमारा कितना होना चाहिए फर्स्ट क्लास ब्रिक का, 105 से लेके 1110 तक। ठीक है। फिर वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट, वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट में 5 सैंपल लेते हैं। ठीक है। इसको हम कैसे करते हैं, वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट में हम जैसे 5 सैंपल लिए, वैसे ही पूरा लॉट लगा होता है ब्रिक का खूब ऊंचा सा, उसमें से हम 5 ईंटें जगह जगह से उठा लेते हैं। वहां से लाने के बाद हम उसको ओवन ड्राई में उसको सुखाते हैं। ठीक है। ओवन ड्राई में सुखाने के बाद 110 डिग्री सेल्सियस के आसपास उसका हमारा टेम्परेचर रहता है, उसमें सुखाते हैं। सुखाने के बाद हम उसको निकालते हैं, निकालने के बाद उसको निकाल लेते हैं, निकालने के बाद वेट कर लेते हैं, वो कौन सा, W1 हो जाता है। फिर उसके बाद उसी ईंटे को हम क्या करते हैं, 24 घंटे के लिए वाटर में डाल के छोड़ देते हैं। ठीक है। उसके बाद फिर वेट करते हैं तो W2 वेट हो जाता है। तो W2 माइनस W1 अपॉन W1 इंटू 100, ये वाटर का परसेंटेज आ जाता है। तो यही वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट हम देख लेते हैं। इफ्लोरेंसेस टेस्ट क्या होता है, इफ्लोरेंसेस में ये देखते हैं कि हम बताए थे ना आपको कि उसमें कितने एल्कलाइज हैं, कितना अशुद्धियां हैं, ये सब सारी चीजों जो इफ्लोरेंसेस के कारण जो हमारे मेजनरी वर्क करते हैं उसमें क्या होता है कि वाइट पाउडर फॉर्म आ जाता है। अगर वो थोड़ा सा है, नॉर्मल है तो चल जाएगा। अगर वही वाइट पाउडर फॉर्म ज्यादा हो जाता है, वहां पे एल्कलाइज की मात्रा ज्यादा होती है और वो पाउडर फॉर्म में होके गिरने लगता है, झरने लगता है, तो वहां पे उस ईंटे को हम क्या करते हैं, रिजेक्ट कर देते हैं। और इसको हम टेस्ट कैसे करते हैं, ठीक है, इसको हम टेस्ट ऐसे करते हैं कि जैसे कोई बकेट लेते हैं, उस बकेट में 25 सेंटीमीटर तक हम क्या करते हैं, सॉरी 25 mm तक हम उसमें पानी डालते हैं। और उस पानी में हम 5 सैंपल लेते हैं, उसको खड़े ऐसे नहीं, ब्रिक को ऐसे नहीं, ब्रिक को ऐसे उसमें हम क्या करते हैं, डाल देते हैं। डालने के बाद उसके नीचे हम देखते हैं कि अगर
वो पानी पूरा सोख लेता है, सोखने के बाद फिर उसमें हम पानी डालेंगे, तो पानी जब तक डालेंगे जब तक वो सोखता रहेगा। कुछ देर बाद देखते हैं कि वो जब पानी पूरा सोख लेगा और कुछ देर बाद वो पानी ये सोखना स्लो कर देगा, देखेंगे कि अगर उसमें व्हाइट पाउडर फॉर्म आता है, ठीक है, तो वो कैसा है, उस हिसाब से हम उसमें इन्फ्लुएंसर टेस्ट करके ज्ञात कर लेते हैं ये यूज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। वार्पेज टेस्ट का मतलब होता है कि कॉर्नर हम टेस्ट करते हैं कि कॉर्नर स्मूथ है, बराबर है कि नहीं है। डायमेंशन टेस्ट, डायमेंशन टेस्ट भी आगे बताएंगे कैसे होता है, ठीक है। आइए, बस ये सिंपल याद रखिएगा कि किसमें कितना सिंपल जरूरत पड़ता है। अच्छा, यहाँ लेमिनेशन का बात किया, एक बार ये स्टेटमेंट दे दिया था कि क्या कारण है, क्या कारण है ब्रिक में इंटरप्टेड एयर द वाइड ऑफ क्ले। जो हमारा जो क्ले होता है उसमें हमारे जो एयर वाइड्स होते हैं, ठीक है, उसमें क्या कारण है कि एयर को इंटरप्ट करता है, तो वो लेमिनेशन के कारण करता है। ओके, फिर बोला है कि क्ले इज कंपैरेटिवली फाइनर एंड पॉजेस बेटर एडहेसिव एंड कोहेसिव प्रॉपर्टीज। क्ले में एडहेसिव एंड कोहेसिव प्रॉपर्टी बताया था ना, ससंजन और असंजन। एडहेसिव क्या होता है, असंजन होता है, और कोहेसिव क्या होता है, ससंजन होता है। अधेसिव का मतलब पार्टिकल्स दूर दूर होते हैं, और कोहेसिव में क्या होते हैं, पार्टिकल पास पास होते हैं। ये सब सारी चीजें कहाँ है, क्ले में पाई जाती हैं। रिफ्रैक्टरी ब्रिक आपको बताया था, रिफ्रैक्टरी ब्रिक टेम्परेचर 1700 से 1800 डिग्री सेल्सियस पर पकाया जाता है, और यह 1500 डिग्री सेल्सियस तक क्या होता है, टेम्परेचर को सह लेता है। तो उसी के बारे में बात किया है कि रिफ्रैक्टरी ब्रिक आर स्पेशली मैन्युफैक्चर टू, किसके लिए, हाई टेम्परेचर के लिए, कि जहां पे हाई टेम्परेचर हो वहां पे वो अपने पे खड़ा हो, विथ स्टैंड। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्पज ऑफ रॉक इज इन द ब्रिक इज टू, किसके लिए, अभी बताए थे स्टार्टिंग में, की ज्वाइंट बिटवीन ब्रिक एंड मोटार में, ठीक है। टेस्ट ऑफ ब्रिक, डायमेंशन टेस्ट आपको बताया थे ना, आगे हम बताते हैं डायमेंशन टेस्ट कैसे होता है। ये मेजरमेंट करते हैं, मेजरमेंट ऑफ लेंथ से, मेजरमेंट ऑफ विड्थ से, और मेजरमेंट ऑफ हाइट से। मेजरमेंट ऑफ लेंथ का मतलब ये ब्रिक हम क्या करेंगे, लेंथ वाइज हम काट देंगे। यह कितना होता है, विथ मोटार 20 और अदर 19, ठीक है, 20 सेंटीमीटर। फिर यहाँ पे हम रखे कितना, हाँ सॉरी, 20 सेंटीमीटर, फिर 20 सेंटीमीटर, फिर 20 सेंटीमीटर। और आपको बताए थे कि डायमेंशन टेस्ट में सैंपल कितना जरूरत पड़ता है, 20। तो 20-20 सेंटीमीटर के हम 20 ईंटा ऐसे हम क्या करते हैं, बिछाते चले जाते हैं। ऐसे हम क्या करेंगे, बिछाते ऐसे चले जाएंगे। अच्छा, सपोज करो यहां तक बिछा लिए, अब 20 इंटू, क्या करो, 20 इंटू 20 कर दो, कितना हुआ, 400 के आसपास आया। फिर उसके बाद मेजरमेंट ऑफ विड्थ, जब इसको हम करेंगे 10, फिर ये भी कितना है 10, ऐसे करते करते 10, ये टोटल नंबर ऑफ सैंपल कितना होगा 20, और साइज कितना है 20 इंटू 10, ठीक है। फिर उसके बाद हाइट भी देखो, 20, 20 ईंटे हैं, और हाइट कितना था, मान लो 10। तो उस हिसाब से ये 200, और ये भी 200, और ये कितना आ रहा है 400। बट यहाँ देखो 380, यहाँ पे कितना माना, हमने 20 लिया, वो कितना माना 90 लिया। तो विथ मोटार पूछेगा, और विदाउट मोटार 19 ले लेना, ठीक है। यहाँ पे 9 ले लेना, यहाँ पे 9 ले लेना। तो आर करके लिख लो 9, 9 जब लिखोगे तो ये 180 आ जाएगा, ये भी क्या होगा 180 आ जाएगा, और ये क्या होगा 380 आ जाएगा, ठीक है। तो वही कह रहा है, जब लेंथ के हिसाब से रखते हैं तो 380 आता है, लेकिन टोलरेंस हम कितना छोड़ते हैं, ये मैक्सिमम बार पूछा है टोलरेंस। तो इसमें 80 mm का प्लस माइनस हो सकता है, जैसे वहां 380 आता था तो 300 भी आ सकता है, और इसमें हम क्या कर सकते हैं 80 हम प्लस भी कर सकते हैं, मतलब
80 के बीच में ही होना चाहिए प्लस माइनस, ठीक है। विड्थ 180 है तो इसका 40, इसका क्या है 9 सेंटीमीटर वाला जो ब्रिक है तो 40 रहेगा, अगर 4 सेंटीमीटर वाला भी जो बनता है वो 20 रहेगा, ठीक है, प्लस माइनस 20। वारपेज टेस्ट आपको बताया था ना, वारपेज टेस्ट में हम क्या देखते हैं कि उसका जो हमारा शेप और जो साइज दिया हुआ है, ठीक है, जो टेक्सचर है उसका गठन किस प्रकार से हुआ है। जैसे ये ब्रिक है, ब्रिक को क्या करेंगे ऐसे बना रहता है, ठीक है, इसी पे हम क्या करेंगे रख देते हैं। अगर इस पे रखते हैं तो पूरा सतह क्या करता है, पूरा सतह एकदम पकड़ लेता है, ठीक है, पूरा सतह क्या है इसे टच किया हुआ है, तो उसी को हम क्या कहते हैं वारपेज टेस्ट सही है, ठीक है। तो वही देखिए यहाँ पे दिया है कि वारपेज ऑफ द ब्रिक इज मेजर विथ हाफ ऑफ ए फ्लैट स्टील और ग्लास सरफेस एंड मेजरिंग रूलर ग्रेजुएटेड इन 0.5 mm डिवीजन, ठीक है। 0.5 mm का अंतर आना चाहिए। जो हमारा वारपेज ऑफ स्टील का जो डायमेंशन है 60 50 इंटू 50 mm। फ्लोरेंसेस टेस्ट इंडियन स्टैंडर्ड 3495 पार्ट नंबर 3। आपको बताया था नहीं फ्लोरेंसेस टेस्ट कैसे करते हैं, क्या होता है, तो उसमें एल्कलाइड मैटर को कितने उसमें सोलुबल साल्ट मिला हुआ है, घुला है, ठीक है, एल्कलाइड पदार्थ कितना घुला हुआ है उसको हम ज्ञात करते हैं। ड्रिंक के अंदर कितना घुला हुआ है एल्कलाई मैटर उसको हम क्या करते हैं ज्ञात करते हैं। फ्लोरेंसेज इज कैरेक्टराइज्ड बाय द वाइट पैच ऑन द सरफेस ऑफ द ब्रिक। तो वो क्या करता है कि व्हाइट पैच बना लेता है, ठीक है, जो भी हमारा मैसनरी वर्क है उसमें क्या करता है व्हाइट पैच बना लेता है, ओके। डेप्थ ऑफ वाटर इन कंटेनर बताए थे ना 2.5 सेंटीमीटर या 25 mm। और इसको बताए भी थे कैसे करते हैं। कंटेनर में हम 25 mm पानी लेते हैं, 5 ईंटे को खड़े खड़े रख देते हैं दूर दूर पे, फिर उसमें अगर पानी सोखता रहता है तो हम पानी क्या करते हैं कुछ देर बाद हम डालते रहते हैं, और जब पानी सोखने का जो टाइम पीरियड वो क्या धीरे धीरे घटता जाता है, तब हम देखते हैं कि उसमें व्हाइट पैच बन रहा है, कितना बन रहा है, पाउडर फॉर्म में है, कैसा है, उस हिसाब से हम इसको कंसीडर करते हैं या तो हटा देते हैं, ठीक है। परसेंटेज एरिया कवर बाय व्हाइट पैच कितना है इफ्लोरेंसेस, देखो अगर उसमें व्हाइट पैच 0% बनता है, कितना 0% बनता है, तो उसको हम क्या करते हैं निगलेक्ट कर देते हैं। तो मतलब ईटा ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। अगर 0 से 10% बनता है पूरे एरिया में, ठीक है, अगर क्या है 0 से 10% बनता है, 0 से 10% इतने में व्हाइट पैच अगर बनता है तो वो स्लाइटली है, मतलब उसको हल्के में ना लीजिए, ठीक है, बट 10 to 50% अगर बनता है तो वो क्या है मॉडरेट है। सोचने वाली बात है कि क्यों बन रहा है उसके हम उपाय किए करते हैं। 50% है बट व्हाइट पैच डज नॉट चेंज इन पाउडर फॉर्म, 50% तक हमारा व्हाइट पैच पूरे दीवार में बना है लेकिन वो पाउडर फॉर्म में नहीं है, तो वो क्या है हैवी सीवियर, मतलब इसके बारे में सोचिए या तो इसको हटा दीजिए वहां से। 50% जब पाउडर फॉर्म में बन जाता है तो वो सीरियस है, ठीक है, ये याद रखिएगा आप। चलिए द इन्फ्लोरेंसेस टू बी नॉट मोर देन मॉडरेट, इससे ज्यादा 10 to 50% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। किस क्लास में 12.5 एंड नॉट मोर देन स्लाइटली, और हायर क्लास के लिए, हायर क्लास के लिए 10% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, और मॉडरेट के लिए 10 to 50% तक, ठीक है। वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट आपको बताए थे W2 माइनस W1 अपॉन W1 इंटू 100। W क्या है वाटर एब्जॉर्प्शन परसेंटेज में, W हमें निकालना है, W1 हम बताए थे ना 105 डिग्री प्लस माइनस 10 डिग्री सेल्सियस पे हम क्या करते हैं ओवन ड्राई में हम इसको ब्रिक को क्या करते हैं ड्राई सुखाते हैं, फिर उसके बाद वहां से निकाल के उसका वेट करते हैं तो वो W1 हो जाता है। फिर उसके बाद 24 घंटे के लिए हम पानी में डुबो देते हैं, वहां से फिर निकालने के बाद, ठीक है, निकालने के बाद क्या वेट करते हैं तो वो W2 हो जाता है, ठीक। यदि 7% से कम है देन ब्रिक इज हाई रेजिस्टेंस टू डैमेज बाय फ्रीजिंग, ठीक है। फिल टेस्ट
फिल टेस्ट में कंसिस्टेंसी टेस्ट करते हैं। कंसिस्टेंसी टेस्ट में आपको बताए थे कि अगर उसको हम क्या करते हैं, 4 से 5 में हम उसको गोला करते हैं और वो टूट जाता है, तो वहीं वो कंसिस्टेंसी मोल्डिंग, ढांचे में मोल्ड करते समय पता चल जाता है फील्ड में कि ये सॉइल हमारी सही है कि नहीं है। डिफॉर्मेशन एंड श्रिंकेज टेस्ट, ठीक है। स्ट्रेंथ टेस्ट, स्ट्रेंथ में कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, ये सब सारी चीजें। टेस्टिंग नेचर ऑफ सॉइल ग्राउंड, कि किस प्रकार का ग्राउंड है, पथरीला है या बलुआ मिट्टी है, ब्लैक कॉटन सॉइल है, हाँ, ये सब सारी चीजें हम किस में करते हैं, फिट टेस्ट में करते हैं। डिफेक्ट, कौन कौन से डिफेक्ट आते हैं, तो अंडर बर्न, ये भी डिफेक्ट था, ओवर बर्न, ये भी डिफेक्ट था। इसके बारे में बताए थे ना, नॉट सुटेबल फॉर कंस्ट्रक्शन वर्क और नॉट एबल टू कैरी द डिजायर्ड लोड, ठीक है। जितना लोड हम देंगे उतना ये नहीं ले सकता है। लेकिन ओवर बर्न को हम यूज तो करते हैं, लेकिन कंस्ट्रक्शन वर्क में इसको हम यूज नहीं करते हैं। कहाँ यूज करते हैं, टोलिंग के लिए। कहाँ यूज करते हैं, टोलिंग के लिए। कहाँ पे, जहां रोड में, ठीक है, या जहां पे कंप्रेसिव लोड आता है वहां पे। लाइम ब्रस्टिंग, लाइम ब्रस्टिंग प्रॉब्लम, लाइम ब्रस्टिंग प्रॉब्लम आपको बताए थे कि जब लाइम बुझा अनबुझा चूना से बुझा चूना में जब पकाते हैं तो क्या होता है, अपने प्रॉपर्टीज को चेंज करता है, और जब अपने प्रॉपर्टीज को जब चेंज करेगा तो वहीं पे सभी को पिघलाने लगता है, और जब ज्यादा पक जाता है तो वो लाइम क्या होता है, अपनी शेप वगैरह को खो देता है। तो वही एक कॉमन डिफेक्ट ऑफ ब्रिक टाइल्स विच इज कॉज्ड बाय द हाइड्रेशन ऑफ क्यूक्लाइम पार्टिकल्स बाय मिक्सिंग। कह रहा है कि इसमें हम मिक्स करते हैं किसको, ब्लैक कॉटन सॉइल में हम साल्ट को मिक्स करेंगे और इसके ब्रस्टिंग को क्या करते हैं, प्रिवेंट करते हैं। कितना मिक्स करते हैं, 0.5 सोडियम क्लोराइड सुफिशियंट होता है, ठीक है। फिर कह रहा है पुट ऑल द ब्रिक इन वाटर जस्ट आफ्टर दे रिमूव फ्रॉम द किल, द प्रोसेस इज कॉल्ड द डॉकिंग। ये आपको एसएससी 2019 में पूछा हुआ है। एसएससी यही 2019 में पूछा हुआ है कि डॉकिंग किसे कहते हैं। तो डॉकिंग जैसे ही हम किल्न से बाहर निकालते हैं, किल्न से बाहर निकालते हैं ब्रिक को, तो तुरंत वाटर में डाल देते हैं, तो वो क्या होता है, डॉकिंग कहलाता है। इफ्लोरेंसेस, जैसे हमने बताया था कि जो मेसनरी वर्क करते हैं तो ये पूरा का पूरा एरिया देखते हैं कि यहाँ व्हाइट फॉर्म में आ जाता है, और यही व्हाइट फॉर्म अगर ठीक है, ठीक है, 0%, तो वहां पे बोला था कि स्लाइटली है, ठीक है, 0 से 10%, तो उसके बाद 10 to 50% मॉडरेट है, फिर हैवी सीवियर है, ये सब सारी चीजें थी। तो यही व्हाइट पाउडर फॉर्म क्या आता है, अगर झर के गिरने लगता है तो वो दिक्कत है। इसको हम क्या करते हैं, इसकी उपाय करते हैं या प्रिवेंट करते हैं, कौन कौन सी चीजें लगाएं या इसको, इसके डिफेक्ट को कैसे हम कम कर सकते हैं, इन सब चीजों के बारे में। प्रेजेंस ऑफ ड्राइंग ग्रे और व्हाइट पाउडर पैच ऑन द ब्रिक सरफेस इज नोन एंड इफ्लोरेंसेस, ठीक है। द डिफेक्ट इज कॉज बिकॉज ऑफ एल्कलाई, जो हम आपको शुरू से बता रहे हैं, एल्कलाइज प्रेजेंट इन ब्रिक, ओके। चप्स क्या होता है, सबसे बड़ा ये देखिए, ये भी पूछा है चप्स 2019 में, एमपीएससी और एसएससी जे 2017 में। चप्स होता है कि जैसे हम कोई मिट्टी को, सॉरी, जैसे हम किसी ब्रिक को मोल्ड करने के बाद हाँ, सनसेड एरिया में सुखाते हैं कि डायरेक्ट सन के कांटेक्ट में सुखाते हैं। कल पढ़ाए थे कि हमेशा शेडेड एरिया में सुखाते हैं। जब शेडेड एरिया में आप सूखने के लिए उसको छोड़े हो ड्राइंग करने के लिए, तो अगर वाटर के जो पार्ट्स होते हैं, वाटर के जो हमारे बबल होते हैं, वो क्या होता है, उस ब्रिक पर आके गिरते हैं, ठीक है। तो वो क्या होता है, उसके सरफेस को पॉइंट नोट मतलब दबाता है, और उसमें क्या होता है, ड्रॉपलेट जैसा, बूंद बूंद जैसा क्या होता है, पैचिंग आ जाती है, निशान पड़ जाते हैं। उसी को क्या कहते हैं, चप्स कहते हैं। क्या बोलते हैं, चप्स कहते हैं। देखिए, द डिफॉर्मेशन ऑफ द शेप ऑफ ब्रिक कॉज्ड बाय द रेन वाटर फॉलिंग ऑन द हार्ड ब्रिक इज नोन एज चप्स, ठीक है। ब्लिस्टर, ब्लिस्टर बोल रहा है कि ब्रोकन ब्लिस्टर आर जनरली कॉजेज सरफेस फीवर पाइप एंड ड्रेन टाइल ड्यू टू एयर
इम्प्रोव ड्यूरिंग देयर मोल्डिंग। मोल्डिंग के समय में इसमें क्या होता है कि ये सीवर पाइप की वजह से या ड्रेन जो जितने भी हम पानी नाली में यूज करते हैं उसमें एयर के प्रॉपर्टीज आ जाते हैं, जैसे एयर वाइट्स होते हैं ना, तो वो क्या होता है उसमें सिलन आने लगती है, वही क्या कहलाता है, ब्लिस्टर कहलाता है। लेमिनेशन, लेमिनेशन हम आपको बताए थे कि जब लाइम को भट्टी में जब ब्रिक को भट्टी में पकाया जाता है तो लाइम भी क्या होता है, जलने लगता है, और जब लाइम पिघलेगा जो हाई टेम्परेचर पे, तो वो क्या करता है, पूरे ब्रिक को एक चारों तरफ से फिल्म बना लेता है, एक झिल्ली बना लेती है, वही क्या कहलाता है, लेमिनेशन कहलाता है। ठीक है। ब्लोटिंग, ब्लोटिंग का मतलब ये होता है कि जो शेप हमारे ब्रिक में बने होने चाहिए, जो स्टार्टिंग में है वही लास्ट तक रहनी चाहिए, बट कभी कभी जब ये हम मेजनरी में यूज करते हैं तो इसके शेप क्या होते हैं, अपने एरिया से, अपने चीजों से क्या होते हैं, खो देते हैं। जैसे इसके पाउडर फॉर्म कुछ बाहर की तरफ, ये देखा दे रहा है यहाँ पे, ये बाहर की तरफ निकल जाते हैं। ठीक है। या तो ये अपने शेप खो जाते हैं, देखियो ना कहीं कहीं इस प्रकार से भी ब्रिक बनता है, ऐसे ब्रिक देखे होगे इस प्रकार से बनता नहीं है, ऐसे हो जाते हैं ये, तो वो उसके डिफेक्ट हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, ब्लोटिंग कहते हैं। स्पेंजी स्वेलन, स्पॉन्जी स्वेलन, स्वेलन हो जाती है। ठीक है। बेकार क्रैक, आपको पता है क्रैक क्या होता है, एक्सेस ऑफ वाटर के लाइम या एक्सेस ऑफ वाटर के कारण उसमें क्या आ जाते हैं, क्रैक आ जाते हैं। ब्लैक कोट, ब्लैक ब्लैक धब्बे जो आ जाते हैं हमारे पूरे ब्रिक में, वो क्या कहलाता है, ब्लैक कोर कहलाता है। स्पॉट, स्पॉट का मतलब होता है निशान पड़ना, धब्बे पड़ना। ठीक है। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ द आयरन सल्फाइड इन ब्रिक अर्थ द डार्क स्पॉट रिमेन ऑन द ब्रिक सरफेस। ठीक है। अनसुटेबल फॉर एक्सपोज मेसनरी वर्क, कौन कौन से मेसनरी जब चिनाई वर्क करते हैं तो उसमें कौन से ब्रिक अनसुटेबल है, मतलब उसको हम नहीं यूज कर सकते हैं, तो पहली कौन सी ब्रिक है, ब्रिक स्पेलिंग। वो क्या है कि इट इज इरेगुलर पोर्शन ऑफ द ब्रिक अवे और फॉल ऑफ फ्रॉम द सरफेस, अपने सरफेस से क्या होता है, आगे की तरफ भाग आता है, या उसका शेप क्या हो, इरेगुलर शेप में हो। कैसा हो, इरेगुलर शेप में हो। कॉजेज क्या है, हीटिंग ऑफ वाटर इनसाइड ब्रिक। ठीक है। इंडियन स्टैंडर्ड 3102 क्लासिफिकेशन ऑफ बर्न क्ले सॉलिड ब्रिक कह रहा है कि इसमें पहला कौन सा है, हैवी ड्यूटी बर्न क्ले ब्रिक, वो कौन सा आता है, IS 2180 का। तो कह रहा है दीज आर सिमिलर टू बर्न क्ले ब्रिक एंड टू द सेम साइज बट विथ हाई कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। ये साइज में तो सेम होता है बट इसके क्या कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ज्यादा होते हैं। अभी ये किस में आ जाएगा, ओवर बर्न, ओवर बर्न ब्रिक में आता है। ठीक है। बर्न क्ले पेविंग, these are used ड्राइववे एंड लैंडस्केपिंग पार्क। इस ब्रिक को हम कहाँ यूज करते हैं, जहाँ पे पार्क वगैरह में यूज करते हैं। ठीक है। जहाँ पे आपको जैसे गांव में खड़ंजा वगैरह देखे हो वहां भी यूज कर सकते हैं। इसका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 40 न्यूटन पर mm² से कम नहीं होना चाहिए। वाटर एब्जॉर्प्शन 5% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। सोलिंग ब्रिक क्या होता है, सोलिंग ब्रिक जो हमें रोड पे बिछाई जाती है। ठीक है। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 5 न्यूटन पर mm² से कम नहीं होना चाहिए। वाटर एब्जॉर्प्शन 20% ज्यादा नहीं होना चाहिए, और इसका इफ्लोरेंस 10% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ओके। अच्छा ये तो था हमारे ब्रिक के बारे में। अब हम आपसे एक बार रिपीट कर लेते हैं कि अभी तक आपने क्या देखा, क्या सीखा और क्या सुना और क्या समझा। स्टार्टिंग में आते हैं तो सबसे पहले हमने रॉक के बारे में पढ़ा, रॉक कहाँ से आती है, कैसे बनती है, क्या क्या होती है। ठीक है। उसके बाद ब्रिक के बारे में पढ़ा, ब्रिक में कौन सी मिट्टी यूज की जाती है, क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, क्या इंग्रेडिएंट्स होने चाहिए, ब्रिक में क्या क्या चीजें होती हैं, क्या क्या क्लासिफिकेशन होते हैं, ब्रिक के कौन से टेस्ट होते हैं, ये सब सारी चीजें पढ़े। ब्रिक के बाद अब फिर आते हैं, अब हम यहाँ पढ़ेंगे टाइल्स के बारे में। टाइल्स भी एक प्रकार का ब्रिक के मेथड से ही बना हुआ एक कंस्ट्रक्शन मटेरियल है। ठीक है। एक बिल्डिंग मटेरियल ही है जिसमें
हम धीरे धीरे बताए थे ना, धीरे धीरे जैसे जैसे हमारी आवश्यकताएं बढ़ती गई, हमारे रिसर्चर्स अलग अलग खोज करते चले गए और हम अपने अनुसार हर चीजों को बनाते चले गए। तो उसी में से एक हमारा बनता है, ब्रिक के बाद टाइल्स बनाई जाती है। इसका पूरा का पूरा प्रोसीजर क्या होता है, सेम होता है किसकी तरह, ब्रिक की मैन्युफैक्चरिंग की तरह, लेकिन बस इसको दो पार्ट्स में, क्या दो पार्ट्स में पकाया जाता है। पहला 600 से 700 डिग्री सेल्सियस में पकाया जाता है, उसके बाद उसको निकालते हैं। जिस प्रकार का हमें कलर चाहिए उसमें हम क्या करते हैं, डिपिंग करते हैं। डिपिंग का मतलब हम उसमें क्या करते हैं, उस कलर का एक लिक्विड फॉर्म होता है, उसमें डुबोते हैं, फिर वहां से निकाल के फिर इसको हम 900 से 1100 डिग्री सेल्सियस में पकाते हैं। ठीक है। लेकिन ब्रिक में क्या करते थे कि एक ही बार किल में अगर हम डाल देते थे, एक ही बार भट्टे को हम डाल देते थे कच्ची ईंट को, तो वहां से हम पक्की ईंट प्राप्त कर लेते थे, बीच में उसको निकालने वाला काम नहीं होता था। बट इसमें दो भाग में हम क्या करते हैं, पकाते हैं। पहला 600 से 700 डिग्री सेल्सियस, जिसे हम क्या कहते हैं, विश कटिंग कहते हैं। और उसके बाद सेकेंड स्टेज में आता है 900 से 1100 आफ्टर डिपिंग द टाइल्स क्ले प्रोडक्ट इन द सॉल्यूशन ऑफ डिजायर्ड कलर। ठीक है। उसी के बारे में बताया है कि द क्ले प्रोडक्ट विच थिकनेस इज लेस, सब कुछ सेम है बट इसकी थिकनेस क्या होती है, कम हो जाती है। किससे, 40 mm से कम रहती है, उसको हम क्या कहते हैं। बर्निंग ऑफ टाइल इज सेम एज ब्रिक बर्निंग बट सम टाइल्स आर क्ले प्रोडक्ट बर्न इन 2 times। ठीक है। सब कुछ सेम होता है ब्रिक की तरह, लेकिन कुछ टाइल्स जो होता है, जो हमें डिजायर्ड कलर चाहिए या अलग अलग कलर्स में हमें चाहिए, उसको हम दो भाग में, दो पार्ट्स में हम क्या करते हैं, बर्निंग करते हैं। ठीक है। स्पेशल टाइप ऑफ क्ले प्रोडक्ट, कौन कौन से क्ले प्रोडक्ट होते हैं उसको हम देख लेते हैं। कहता है कि स्टोनवेयर एक प्रकार का जो पत्थर है, स्टोन है, उसका एक टुकड़ा होता है। ठीक है। टुकड़ा का मतलब उसकी सुर्खियां होती हैं, छोटे 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 सॉइल के साइज के, हमारे 0.2 mm से ऐसे करके हमारे पार्ट्स होते हैं। उसको हम क्या करते हैं, वही लेंग बनाना, पकाना, फिर वो सब सारी चीजें करके हम क्या बनाते हैं, डोमेस्टिक सीवर पाइप को बनाते हैं, वॉश बेसिन बनाते हैं, वाटर क्लास्ट बनाते हैं, ड्रेन पाइप बनाते हैं। आप देखे होंगे कि टाइल्स के मटेरियल और जो हम वॉश बेसिन, ये सब सारी चीजें हम जो यूज करते हैं, उनके मटेरियल टाइल्स के अपेक्षा कुछ मोटे होते हैं। मोटे क्यों होते हैं, ये स्टोन और सैंड के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, जिससे हम क्या करते हैं, टाइल्स बनाते हैं, जिसमें 75% सिलिका और 25% एल्यूमिना होता है। ठीक है। उससे जो ये स्टोन वेयर को हम कहाँ यूज करते हैं, डोमेस्टिक सीवर पाइप बनाने के लिए, वॉश बेसिन बनाने के लिए, वाटर क्लोसेट बनाने के लिए, ड्रेन पाइप और फिटिंग के लिए। ठीक, ये याद रखिएगा। अब वेयर, these are made by the burning ordinary clay at low temperature। ठीक है। and cooling slowly। कहता है कि इसको हम क्या करते हैं कि लो टेम्परेचर पर पकाते हैं, और पकाने के बाद धीरे 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 पकाते रहते हैं। पकाने के बाद इसको हम क्या करते हैं, और फिर उसके बाद धीरे 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 ठंडा, धीरे धीरे पकाया, धीरे धीरे क्या किया, ठंडा किया। तो उसमें कौन सी प्रॉपर्टी आ जाती है, ग्लेज की आ जाती है, शाइनिंग प्रॉपर्टी आ जाती है। ठीक है। और रेजिस्टेंस टू वेदरिंग एक्शन। ठीक है। अब जैसे सपोज करो, अगर किसी भी टाइल्स या किसी भी क्ले को हम किसी मोल्ड करते हैं, मोल्ड करने के बाद डायरेक्ट हम 1100 डिग्री सेल्सियस पर किसी पका देते हैं, या तो वो बर्न हो जाएगा, मतलब ओवर बर्न ब्रिक के अंदर प्रॉपर्टीज आ जाएगी, या तो वो उसके जो हमारे लेयर होते हैं वो उसमें क्या हो जाएंगे, ब्रेकेज आ जाएंगे। ठीक है। तो इसलिए टाइल्स की थिकनेस क्या होती है, कम होती है। टाइल्स की थिकनेस कम होती है, इसलिए धीरे 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 इसको पकाते हैं और धीरे धीरे इसको ठंडा करते हैं, और उसके बाद ऑटोमेटिक उसमें वेदरिंग रेजिस्टेंस की क्षमता आ जाती है। मेजोलिका, इट इज इटालियन अर्थवेयर। ये कह रहा है कि ये जो मिट्टी होती है इटालियन है, कोटेड विथ ओपेक वाइट इनेमल, ऑर्नामेंटेड विथ मेटालिक कलर। ठीक है। इस मिट्टी की जो प्रॉपर्टीज होती है उसमें क्या मिला होता है, ओपेक वाइट इनेमल होता है, ऑर्नामेंटल के लिए हम इसको यूज करते हैं। मैन्युफैक्चरर फ्रॉम लो हीट क्ले टू
विच अप टू 20% कैल्शियम कार्बोनेट एडेड इन द फॉर्म ऑफ चाक। चाक के फॉर्म में, इस चाक के फॉर्म में कैल्शियम कार्बोनेट होता है जिसको हम 20% तक उसमें ऐड कर देते हैं। किसमें? मोजालिका, जो इटालियन अर्थवेयर है, ठीक है, उसमें हम ऐड करते हैं और इसको धीरे 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 क्या करते हैं, पकाते हैं। पकाने के बाद इसको हम क्या यूज करते हैं, डोरवेज, विंडो गेसिंग एंड फेसिंग टाइल्स में। ओके, फायर क्ले, these are pure hydrate silicate of alumina and content a large portion of silica, alumina, iron oxide with about 1% of line magnesia and alkalis। ठीक है, फायर क्ले से आपको सीधे सीधे पता चलता है कि इसको हम कहाँ यूज करेंगे। रिफैक्ट्री में यूज करते हैं या किसी फैक्ट्री में यूज करते हैं जहाँ पे फायर रेजिस्टेंस ज्यादा ज्यादा होता है, जहाँ पे टेम्परेचर ज्यादा होता है, वहां पे हम फायर क्ले से बने हुए टाइल्स को यूज करते हैं। ठीक है, इट इज कैपेबल टू रजिस्टिंग द वेरी हाई टेम्परेचर, कितना, 1700 डिग्री सेल्सियस, विदाउट मेल्टिंग और सॉफ्टनिंग ऑफ रेजिस्टिंग स्पेलिंग। ठीक है, बिना ये पिघले हुए, बिना अपने शेप को खोए हुए, ये कितने टेम्परेचर को यूज कर सकता है, 1700 डिग्री सेल्सियस। अब एक बार फिर रिपीट आ जाते हैं ब्रिक में, इसमें आ जाते हैं ब्रिक में। ब्रिक में क्या बोला था कि 1700 डिग्री सेल्सियस तक हम उसको पकाते हैं, लेकिन उसका जो रेजिस्टेंस कैपेसिटी 1500 डिग्री सेल्सियस ही था। कितना था, 1500 डिग्री सेल्सियस ही था, लेकिन यहाँ पे कितना हो गया, टाइल्स में 1700 डिग्री सेल्सियस हो गया। ठीक है, यूज करते हैं फॉर मैन्युफैक्चरिंग फायर ब्रिक यूज्ड इन फर्नेस लाइनिंग और हॉलो टाइल्स एंड क्यूबिकल्स। टेराकोटा, टेराकोटा एक प्रकार का पत्थर होता है। ठीक है, पत्थर है और उससे हमारे जो क्ले मिलते हैं, तो उस क्ले में क्या क्या मिक्स होता है, पाउडर फॉर्म में ग्लासेस होते हैं, पोट्री होते हैं, सैंड ग्राउंड होता है टू फाइन पाउडर एंड पक सेवरल टाइम टिल इट गेट्स यूनिफॉर्म एंड सॉफ्ट फॉर मोल्डिंग। कहता है कि इसको मोल्डिंग करने के लिए, इसको अपने सांचे में ढालने के लिए यह सॉफ्ट होता है और आराम से क्या होता है, हम इसको जिस शेप में चाहते हैं उस शेप में ढाल लेते हैं। अगर ये आपको इतनी सारी चीजें जब दे रहे हैं तो इसको, ऑब्वियसली सी बात है, इसको कहाँ यूज करेंगे, ऑर्नामेंटल। ऑर्नामेंटल मतलब कहीं पे सौंदर्यीकरण के लिए यूज किया जाता है। टेराकोटा इज रिफैक्ट्री क्ले प्रोडक्ट एंड यूज्ड इन ऑर्नामेंटल, है कि नहीं। ठीक है, ऑर्नामेंटल पार्ट ऑफ बिल्डिंग। द क्ले यूज शुड हैव सफिशिएंट आयरन ऑक्साइड एंड एल्कलाइन मटेरियल। इसमें क्या क्या होता है, आयरन ऑक्साइड और एल्कलाइन मटेरियल सफिशिएंट होता है। इट इज चीप एंड इम्परवियस, यह कहता है कि यह सस्ता होता है और इम्परवियस होता है। अच्छा, परवियस और इम्परवियस का मतलब, जब यहाँ पे इम्परवियस नाम आ गया तो इसको भी हम क्लियर कर देते हैं। परवियस और इम्परवियस का मतलब ये होता है, परवियस का मतलब होता है कि पोरस, पोरस का मतलब होता है कि उसमें एयर वाइट्स प्रेजेंट है, और जब एयर वाइट्स प्रेजेंट है तो उसमें वाटर, ऑब्वियसली वाटर ऑब्जेक्शन उसका क्या होगा, ज्यादा होगा, जो पानी को सोखता है, और जो पानी को नहीं सोखता है वो क्या होता है, इम्परवियस होता है। ठीक है, तो कह रहा है इट इज चीप एंड इम्परवियस। ठीक है, मफल फर्नेस आर यूज्ड फॉर बर्निंग ऑफ टेराकोटा प्रोडक्ट। ठीक है, पोर्सिलेन, यूपी यूपीएसएससी में, यूपी ट्रिपल एस सी है ना, यूपी ट्रिपल एस सी जेई में पूछा है 2022 में, और जीएस में पूछा है 2017 में। ए हाई ग्रेड सिरामिक वेयर हैविंग वाइट कलर, कह रहा है कि इसमें जो कंटेंट होता है वो ज्यादा होता है, कौन से कंटेंट, सिरामिक का। ठीक है, जीरो वाटर एब्जॉर्प्शन, इसकी जो वाटर एब्जॉर्प्शन जो कैपेसिटी होती है जीरो होती है। ठीक है, और इसका जो सरफेस कैसा होता है, ग्लेज होता है। ग्लेज का मतलब शीशा होता है, और शीशा का सरफेस कैसा होता है, स्मूथ होता है। ठीक है, ट्रांसपेरेंट होता है। ठीक, तो इस फाइन अर्थवेन विच इज वाइट, थिन एंड सेमी ट्रांसपेरेंट, मतलब पूरा ट्रांसपेरेंट नहीं, आधा आधा क्या करता है, दोनों तरफ हम देख सकते हैं। इट इज यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग सैनिटरी, किसमें यूज करते हैं, सैनिटरी वेयर्स
containers and crucibles, reactor chambers and electric insulator। ठीक है। ग्लेजिंग, ग्लेजिंग बताया ना, शीशे का गुण होता है, उसमें ग्लास का गुण होता है। तो यहाँ कह रहा है ग्लेजिंग इज ए प्रोसेस ऑफ प्रोवाइडिंग ए ग्लेसी इम्परवियस लेयर। ठीक है। वो शीशा क्या वाटर एब्जॉर्ब करता नहीं करता है, तो वही चीज है कि जिसमें ग्लास की प्रॉपर्टी आ जाएंगी वो ऑटोमेटिक इम्परवियस लेयर हो जाएगा, या तो उसे हम ग्लेसी भी कहते हैं। ठीक है। द ग्लेजिंग लेयर इज फ्यूज टू सेरामिक बॉडी बाय बर्निंग एट ए हाई टेम्परेचर। ठीक है। थिकनेस ऑफ ग्लेजिंग का कितना होता है, उसकी थिकनेस 0.1 टू 0.2 mm तक होता है। ठीक है। चलिए, ये क्लासिफिकेशन ऑफ ग्लेजिंग का है, ट्रांसपेरेंट और नॉन ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट का मतलब पूरी दोनों तरफ हम क्या करते हैं, देख सकते हैं, और नॉन ट्रांसपेरेंट मतलब हम नहीं देख सकते हैं। क्ले प्रोडक्ट, ट्रांसपेरेंट ग्लेजिंग में क्या होता है, जो क्ले प्रोडक्ट होता है वो किसका कोटेड होता है, NaCl का होता है सोल्यूशन। ठीक है। और उसको कितने टेम्परेचर पे पकाते हैं, 1000 डिग्री सेल्सियस से लेके हम 1200 डिग्री सेल्सियस पर पकाते हैं। ओपैक ग्लेजिंग होता है, ओपैक ग्लेजिंग को हम कहते हैं इनेमलिंग भी बोलते हैं। ठीक है। उसमें क्या होता है, बोरैक्स, कोलिन, चाक एंड कलरिंग मैटर आर ग्राइंडिंग, क्या करते हैं, पीसते हैं। किसको किसको, चाक को, केओलिन को और बोरैक्स को, और पीसने के बाद उसमें वाटर को मिक्स करके एक सोल्यूशन बनाते हैं। ठीक है। जिसको हम क्या कहते हैं, स्लिप कहते हैं। स्लिप क्या होता है, फिर से एक बार ध्यान से सुनिएगा। इसमें हम बोरैक्स, केओलिन और चाक के ग्राइंडिंग करते हैं। ग्राइंडिंग करने के बाद उसमें हम वाटर मिक्स करते हैं। वाटर मिक्स करने के बाद जो वहां से सॉल्यूशन मिलता है, ठीक है, जो वहां से घोल मिलता है, उसी को हम क्या कहते हैं, स्लिप कहते हैं। ठीक। आपको दो चीजें यहाँ पे नहीं सुनने को, इसके पहले आप कभी पढ़े होंगे नहीं पढ़े होंगे, दो चीजें यहाँ पे आपको मिली हैं। एक डॉकिंग क्या है, और SSC नई चीजें ही पूछता है। डॉकिंग क्या है, स्लीप। ठीक है। क्या है, स्लीप है। डॉकिंग का मतलब ये होता है कि किसी भी टाइल्स से या ब्रिक को हम तुरंत निकालते हैं और पानी में डाल देते हैं, वो क्या होता है, डॉकिंग कहलाता है। और स्लिप क्या होता है कि बोरेक्स, केलुन और चाक का मिश्रण होता है, जिसको वाटर के साथ मिलाते हैं, मिलाने के बाद जो सोल्यूशन प्राप्त करता है वो क्या कहलाता है, स्लिप कहलाता है। द क्ले प्रोडक्ट इज डीप इन स्लिप। ठीक है। एंड बर्न इन किल। ठीक है। हम क्या करते हैं, उसको डुबोते हैं इस क्लेड प्रोडक्ट को, किसमें, स्लिप में। फिर उसके बाद इसको हम क्या करते हैं, बर्न कर देते हैं। ड्यू टू हाई टेम्परेचर सरफेस चेंज इनटू इम्परवियस लेयर में क्या होता है, चेंज होता है। लीड ग्लेजिंग हो, लीड ग्लेजिंग क्या होता है, क्ले प्रोडक्ट इज इमर्ज इन द मिक्स ऑफ लीड एंड द ऑक्साइड, द पार्टिकल ऑफ लीड एंड टिन adhere the surface of clay product. This method of glazing is used for item, कहाँ कहाँ यूज करते हैं, इंटीरियर क्ले कैन नॉट बी विथस्टैंड हाई टेम्परेचर रिक्वायर्ड। सीधी सी बात, ये क्या है, लीड। लीड का मतलब हल्का, जो जो ग्लास हल्का होगा उसे हम हाई टेम्परेचर में भी नहीं यूज करते हैं, और हम बाहर कहीं वेदरिंग, इसकी रेजिस्टेंस कैपेसिटी भी कम होगी। ठीक है, इसलिए वहां पे हम इसको यूज नहीं करते हैं। ओके। अब देखिए कुछ की पॉइंट दे रखे हैं, इनको अवश्य, जहां पे आपको की पॉइंट दे रखा हो, की मतलब चाबी है, किस चीज की चाबी है, सफलता की कुंजी है। ठीक है। इसलिए यूनिट वेट ब्रोकन कितना होना चाहिए, 14.2 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब होना चाहिए। स्टोन चिप्स आर ब्रोकन ब्रिक आर आल्सो नोन एज स्पैल। क्या बोलते हैं, स्पैल। स्पेसिफिक ग्रेविटी, जिस ब्रिक को मशीन से मोल्ड किया जाता है उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी कितना होता है, 2। और जिस ब्रिक को हैंड से मोल्ड किया जाता है उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी कितना होता है, 1.6 से लेके 1.7 होता है। क्यों कम होता है, क्योंकि 1.6 और 1.7 इसलिए इससे कम होता है क्योंकि ये हम एक खुले एटमॉस्फेयर में हम क्या करते हैं, मोल्ड करते हैं। और खुले एटमॉस्फेयर में मोल्ड करते हैं तो आपको पता है धूप है, आंधी है, ये सब सारी हवा है, ठीक है, ये सब सारी चीजें होती हैं, इसलिए उसकी कुछ प्रॉपर्टीज क्या होती है, कम होती हैं, जिससे स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या हो जाता है, कम हो जाता है। द नंबर ऑफ कंपार्टमेंट इन हाफ माइन किल्स, कल आपको किल्स के बारे में बताए थे, कितने किल्स होते हैं,
सेमी कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस, हाफ मैन किल्स, ये सब सारी चीजें, ठीक है। उसमें जो चैम्बर होते हैं वो कितना होता है हाफ मैन किल्स में, 8 to 24, ठीक है। द एज फॉर्म बाय द इंटरेक्शन ऑफ प्लेन सरफेस ऑफ ब्रिक आर कॉल्ड एराइजेस, ठीक है। द ब्रिक मेड फ्रॉम olivine rock to which magnesia added in the manufacturing process is called frostite brick, ठीक है। डेंसिटी ऑफ ब्रिक इन ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर में 1.8 से लेके 2.5 होता है। स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होता है, मशीन से करोगे तो 2 और हैंड से करोगे तो 1.6 से 1.7, और यहीं पे डेंसिटी कितना होता है भैया, 1.8 से लेके 2.5 तक होता है, ठीक है। और वाटर एब्जॉर्प्शन ऑफ हैवी ड्यूटी बर्न क्ले ब्रिक हैविंग कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ग्रेटर देन 40 न्यूटन पर mm स्क्वायर, कितना होना चाहिए, जिसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ इतना है उसका वाटर एब्जॉर्प्शन 10%, ठीक है। द फॉर्मेशन ऑफ डल पैच, ठीक है, अकर ऑन द फिनिश्ड एंड पॉलिश सरफेस इज कॉल्ड, क्या होता है, टू, ठीक है। कह रहा है कि जो भी हमारा ब्रिक का मशीनरी वर्क है, इसमें अगर हम कोई चीज पैचिंग करते हैं, ठीक है, पैचिंग करते हैं या इसको हम पॉलिश करते हैं, वो क्या कहलाएगा, प्लूम कहलाएगा। टेस्टिंग ऑफ विट्रीफाई, ठीक है, टेस्टिंग ऑफ विट्रीफाई एंड सिरेमिक टाइल्स इज डन अकॉर्डिंग टू इंडियन स्टैंडर्ड 15622 से लेके 2006 तक। क्लासिफिकेशन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिरेमिक टाइल्स, ठीक है, 13712 से लेके 1993, ठीक। चलिए, आज का ये यूनिट हमारा ब्रिक समाप्त होता है। ब्रिक के साथ साथ हम टाइल्स को भी पढ़े हैं। इसके बाद कल हम लाइम पढ़ते हैं, ठीक है। लाइम के बारे में अच्छे से डिटेल में और मजे से पढ़ेंगे। जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ते जाते हैं, उस दिन में बताया जैसे जैसे ऊपर बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे हमारी चीजें क्या होती हैं, बढ़ती चली जाती हैं। अब ब्रिक हमने पढ़ लिया, स्टोन पढ़ा था, ब्रिक पढ़ा। ब्रिक को किससे जोड़ेंगे, लाइम से। लाइम से क्यों जोड़ते हैं, क्योंकि पहले जब सीमेंट नहीं रहता तो लाइम से। इसी तरह हम क्या करेंगे, बढ़ते चले जाते हैं। तो उम्मीद करते हैं आप अच्छे से पढ़े होंगे, ध्यान से सुने होंगे, समझे होंगे। अगर कोई भी डाउट होता है तो कमेंट में आप जरूर बताइएगा। थैंक यू।